तकरीबन 4 महीने से इस तरह का प्रोग्राम शुरू कर रखा है कि हर महीना हम किसी एक डॉक्टर को बुलाते हैं, ऐसे डॉक्टर को जिसका ताल्लुक कैंसर की बीमारी से हो सकता है यह है, और हम अपने पेशेंट्स को बुलाते हैं, अपने स्टाफ को बिठाते हैं ताकि कैंसर के ताल्लुक से हमारे स्टाफ को भरपूर मालूमात मिले। आप सब जानते हैं कि हमने कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन इस इदारे को कायम किया इसलिए कि हम 2 तरह से लोगों की मदद कर सके। एक तो माली मदद, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उनकी दवाई का खर्च देते हैं, उनके केमोथेरेपी का, रेडियोथेरेपी का, यहाँ तक कि हम उनकी सर्जरी का खर्च, ऑपरेशन का खर्च भी उठाते हैं। और हमारे कयाम का दूसरा मकसद कैंसर के ताल्लुक से आगाही मालूमात फैलाना है, और इसके लिए हम फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। अभी पिछले महीने किस तारीख को हुआ था हमारा मेडिकल कैंप? 7 फरवरी जी, 4 फरवरी को हमने फ्री मेडिकल कैंप अरेंज किया था गरीब पेशेंट्स के लिए। फिर हम बुलेटिन निकालते हैं, हर सहमाही बुलेटिन, हर 3 महीने में हमारे यहाँ से अखबार शाये होता है। हम लेक्चर्स का एहतमाम करते हैं, हम स्कूलों में अपने लोग भेजते हैं जो वहाँ लोगों को मालूमात देते हैं, प्रोजेक्टर पर फिल्में बताते हैं, लिटरेचर तकसीम करते हैं वगैरह। ये लेक्चर सीरीज का इनेकाद भी इसी गर्ज से किया गया है ताकि हमारे स्टाफ को, हमारे पेशेंट्स को, हमारे इदारे से ताल्लुक रखने वाले सभी अफराद को, सभी लोगों को कैंसर के बारे में मालूमात मिले। आज हमने डॉक्टर सतीश पाठक को अपने यहाँ मदऊ किया है, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल कीजिए। मौसम ठंडा है इसलिए आपकी तालियां भी ठंडी रही। डॉक्टर पाठक सिर्फ MBBS नहीं है, ये MS हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी अपने शोबे में इनका एक बुलंद अहम मकाम है। तो एक गोल्ड मेडलिस्ट के लिए फिर से तालियां बजाएं। फिलहाल डॉक्टर साहब रिटायर्ड हैं, लेकिन वो केवल धाम लोनावाला से मुताल्लिक हैं। फिर वो बहुत सी जगहों पर योगा के लेसन्स अरेंज करते हैं, योगा के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। यानी अभी रिटायरमेंट लाइफ जो है उनकी, उन्होंने सोशल सर्विस के लिए, लोगों की खिदमत के लिए वक्फ की है। यानी दूसरे लफ्जों में इनका शार या इनका तरीक़ाकार भी ये है कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। यही कैंसर एड की बुनियाद भी है। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया कि हम एक दूसरे के काम आए। तो इस तरह की सोशल सर्विस डॉक्टर पाठक कर रहे हैं। डॉक्टर पाठक को मीडिया में भी खासा बड़ा मुकाम हासिल है। कई बार वो टीवी पर आ चुके हैं, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, और कई और प्रोग्राम में। पब्लिकेशंस भी हैं, कई किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। इनका कहना है, और वैसे ये एक फैक्ट है, कि योगा जो है वो एक बहुत कदीम साइंस है, कदीम तरीक़ाकार है। हमारे भारतवर्ष के ऋषियों और मुनियों ने इसको इजाद किया है, और यूँ समझिए कि ये करीबन 5000 साल पुराना तरीका है, और इस तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज हो सकता है। अब डॉक्टर पाठक का कहना है
कि अगर योगा का सही इस्तेमाल किया गया तो योगा से कैंसर का भी इलाज हो सकता है। और आज वो यही डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आपको यही बताएंगे। अब देखिए, वो हमारे हमदर्दों में से हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपके लोग, आपके पेशेंट्स यहाँ आकर आए तो वो इतवार का अपना वक्त देंगे। मेरा ख्याल है अभी भी होना चाहिए। हाँ, वो इतवार को अपना कीमती वक्त देने को तैयार हैं। अगर आप लोग योगा उनसे सीखना चाहें, योगा के जरिए अपनी बीमारी को दूर भगाना चाहें, योगा के जरिए अपने मर्ज की शिफा का रास्ता ढूंढना चाहें, तो वो हाजिर हैं। आप लेक्चर खत्म होने के बाद हमें बताइएगा कि आप में से कौन संडे को आकर उनसे योगा सीखना चाहता है। अगर काफी तादाद हुई तो हम उनके लिए योगा अरेंज करेंगे। बहरहाल वो हमारे यहाँ आए, बहुत खुशी हुई। वो आए, घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और स्वागत हमेशा फूलों से किया जाता है। ये देखिएगा हजरात, ये हमारा मोमेंटो है, ये हमारा निशान है। इस निशान को हमेशा याद रखिएगा। मैडम, डॉक्टर साहब अकेले नहीं हैं, वो अपने असिस्टेंट के साथ आए हैं। सचिन, क्या नाम है? सचिन कामले। हम आपका भी स्वागत करते हैं। इनके लिए भी तालियां। और आपकी सेवा में भी ये फूल अब इस इधर आ। और मैं अभी अपने स्टाफ को और यहाँ मौजूद हजरात को कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन के ताल्लुक से खुशखबरी देना चाहती हूँ। आपके चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रेहान ए काजी, इनका लंदन में प्रमोशन हुआ है और वो एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन बनाए गए हैं। इस खुशी में शीरीनी तकसीम होगी, बगैर मिठाई के खुशी अधूरी है। तो कहाँ गए मिठाई वाले? हाँ, चलिए शुरू कीजिए। मुंह मीठा करने के बाद लेक्चर शुरू होगा। काजू कतली। अच्छा, इसमें ठीक है, आप सीखिए सब। ये भी टेस्ट करना चाहिए। देखिए, मिठाई बटी तो मीठी मीठी आवाज से आने लगी इधर उधर से। एक चीज रह गई, प्रोफेसर ए काजी यानी प्रोफेसर अब्दुल कादिर अब्दुल्ला काजी, जिन्होंने कैंसर एड की बुनियाद रखी, जिन्होंने खूने जिगर से कैंसर एड को सींचा, जिन्होंने कैंसर एड को इस मुकाम पे पहुंचाया। उनकी ऑटोबायोग्राफी शाये हुई है और वो ऑटोबायोग्राफी भी मैं डॉक्टर पाठक और उनके असिस्टेंट की नजर करती हूँ। हाँ, ये खोल कर देना चाहिए तब वो दिखाई दे।
ये काजी साहब की ऑटोबायोग्राफी है, यानी उनकी जिंदगी की दास्तान, ये हम इनको पेश करते हैं। और ये सचिन को, आप में से किसी की ख्वाहिश हो कि वो भी पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको भी दे सकते हैं, इनको एक दे दीजिए। मैडम काजी, बाकी इस फाउंडेशन के पदाधिकारी और मेरा साथी सचिन और आप सभी भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। आप सब सोचते होंगे कि ये सर्जन है, सर्जन मतलब काटाकाटी करने वाला आदमी, और काटाकाटी करने वाला आदमी बोले तो क्या उसका दिल पत्थर का होता है, ऐसा बोलते हैं तुम लोग। तो ऐसे पत्थर के दिल का मैं आदमी हूँ, और मैं मन के स्वास्थ्य के लिए और मन कंट्रोल करने के लिए जो शास्त्र है, उस शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। तो शायद आपको आश्चर्य लगता होगा, लेकिन मैं भी आपके जैसे साधक था कुछ 17-18 साल पहले। सर्जन होने के नाते रोज ऑपरेशंस करता हूँ, तो सिर्फ पेशेंट को टेंशन होता है क्या, या सगे वाले को होता है? डॉक्टर को भी टेंशन होता है। जब तक पेशेंट सेटल नहीं होता है, उसके टाका नहीं निकलता है, पेशेंट घर नहीं जाता, तब तक डॉक्टर को भी टेंशन होता है। तो ऐसा मुझे भी टेंशन रहता था, और टेंशन रहता तो हम क्या करते, क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है ना, और एसिडिटी बढ़ती है तो कौन सी गोली खाते हैं आप लोग? रैंटैक खाते हैं, सबको मालूम है। तो वो गोली मैं भी खाता था, और फिर सोचता था कि ये एसिडिटी मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी और मेरे साथ में जाएगी। मराठीमध्ये म्हणतात ही ऍसिडिटी माझ्या पाठवीला पुजलेली ती माझ्या बरोबरच जाणार। लेकिन जब से इस मार्ग में आया हूँ तब से मुझे गोली की जरूरत नहीं पड़ी। इतना फर्क है अभ्यास में है। फिर अभ्यास किया, फिर पेशेंट लोगों को देता था। मैंने 1800 हार्ट अटैक के पेशेंट को अभ्यास दिया और उनको बाईपास से बचाया। डायबिटीज के पेशेंट की गोलियां कम हो गई, इंसुलिन बंद हो गया। जिनको पीठ का दर्द होता था उनको भी काफी मात्रा में फर्क पड़ा। तो मैं सोचने लगा कि अभ्यास में इतना क्या है कि बिना गोली दवा का पेशेंट अच्छा होता है। शरीर शास्त्र रचना और कार्यप्रणाली मुझे मालूम होने के नाते मुझे ये लगता था कि ये क्रिया करने से क्या फर्क होते हैं, इसका मैं अभ्यास करने लगा। और वही मैं आपके सामने विश्लेषण करने वाला हूँ, क्योंकि आजकल हम सब मॉडर्न है ना। कोई भी किसने कहा कि ऐसा करो तो आपको क्यों करने का, मैं तो ये क्यों का आंसर मैं आपको यहाँ पे देने वाला कि ये क्रिया क्यों करने की। कपालभाति, अभी टीवी पे रोज प्रोग्राम रहते तो सब लोगों ने देखा ही होगा। कपालभाति रहती है, उज्जय रहती है, अग्निसार रहता है। तो ये करने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, इसलिए हमें बीमारी नहीं होती, उसका विश्लेषण मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ताकि आपके दिल में इस शास्त्र के बारे में किसी भी प्रकार का संभ्रम नहीं रहेगा। अभी गए 5 साल से, 18 साल से तो मैं डायबिटीज ब्लड प्रेशर के पेशेंट को मॉनिटर करता था, लेकिन गए 5 साल से मैं कैंसर के पेशेंट को भी ये अभ्यास दे रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कैंसर का पेशेंट योग से पूरा बड़ा हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन कैंसर के पेशेंट को ये योग का अभ्यास दिया तो उसकी जो तकलीफें रहती है कीमोथेरेपी लेने की वजह से, रेडियोथेरेपी लेने की वजह से, वो कम हो सकती है। तो ये अभ्यास मैं गए 5 साल से कर रहा हूँ। मैं टाटा के एक जगह पे, वहाँ पे भी जो कैंसर के पेशेंट है उनको ये अभ्यास देता हूँ। नाना पालकर सदन में भी अभ्यास देता हूँ। और तो 5-10 साल के बाद शायद मैं कुछ कह सकेगा कि हाँ, कैंसर के पेशेंट को भी इतना लाभ हो सकता है। तो इस तरह ये अभ्यास है। अभी ये योग का अभ्यास की जरूरत क्यों पड़े, मेरा टॉपिक ये है कि टोटल हेल्थ विद योगा। योग के जरिए हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अभी ये योग की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि पुराने जमाने में खर्चा कितना था, मेडिकल दवाई का खर्चा 100-200 रुपए में हो जाता था कि नहीं। आजकल कितना हो गया, आजकल लाखों में लगता है। अभी इतना पैसा अपने पास नहीं है तो लोग फिर दूसरा कुछ है कि देखते हैं, और उसी तरफ से ये योग का अभ्यास करने की जरूरत पड़ गई है। मैं हमेशा एक करता बताता हूँ कि एलोपैथी ने क्या किया है, वी आर डिवाइडेड द ह्यूमन बीइंग इन मल्टीपल स्पीसीज एंड ईच पीस इज ट्रीटेड बाय सेपरेट स्पेशलिस्ट विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग विद द अदर पीस। हमारे शरीर के हमने एक एक टुकड़ा किया और हर टुकड़े का एक एक स्पेशलिस्ट है। वो स्पेशलिस्ट वो टुकड़े का इलाज करता है, बाकी क्या चल रहा है उसको पता नहीं रहता है, और इसलिए प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन योग का अभ्यास जो है ये सर्वांगीण उन्नति का अभ्यास है।
जो भी कुछ हम आपको बताएंगे या कभी आपका वर्ग लेंगे तो आपको बताएंगे, उतना अभ्यास आप रोज करेंगे तो आपके शरीर के सभी सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है, सर्वांगीण उन्नति का अभ्यास है। अभी 21वीं सदी में क्या प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? योग का महत्व क्यों बढ़ा है? पुराने जमाने में जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? उस समय प्रलोभन नहीं थे, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। फैक्ट्री आ गई, कंपनी आ गई, लोग कंपनी में काम करते। एखादा आदमी एक कंपनी के एक मशीन के ऊपर 20-25 साल से काम करते रहता है, तो उसका दोस्त हो गया कि नहीं? वो जो सवेरे आता है, साफ सफाई करता है, क्लीन करता है, उसको ऑयलिंग करता है, दशहरे के दिन उसकी पूजा करता है। क्यों? अरे ये मेरा रोजी रोटी है, मेरा दोस्त है। समझो कभी गलती से उसके हाथ से गलती हो गई और गलती से उसका हाथ अंदर चला गया, तो मशीन ऐसी कहती है कि नहीं ये मेरा 25 साल का दोस्त है, आज गलती हो गई, मैं उसको माफ करेगा। हम माफ करते ना अपने दोस्त को, कुछ गलती हो गई, हाँ ठीक है चल माफ कर देते। वैसा मशीन कहती है कि नहीं कहती। क्यों? क्योंकि मशीन को मन नहीं होता है। तो इसी प्रकार आजकल ये मॉडर्न युग में हम सब लोग यंत्र के भांति हो गए हैं, और इसलिए क्या हो रहा है, बारीक बारीक चीज के ऊपर हमारे झगड़ा होता है, मारामारी होती है, खून खराबा होता है। तो ये क्यों हो रहा है? हमारा मन यंत्रवत हो गया है। तो ये मन को संवेदनाशील बनाने के लिए योग का अभ्यास दिया है। यदि योग का अभ्यास करेंगे तो हमारा मन संवेदनाशील रहेगा, तो हम ऐसा छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा खून खराबा नहीं करेंगे। और एक पता था, फास्ट लाइफ। हम पूछते स्वास्थ्य के लिए तुम कुछ करते हो क्या सवेरे? नहीं मैं तो 7-2 के लोकल पकड़ता हूँ, मुझे कहाँ टाइम है। ओवर टाइम करता हूँ, रात में 10 बजे घर जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, और फिर खुद के शरीर की तरफ देखने के लिए समय नहीं है। फास्ट फूड। पुराने जमाने में क्या कहावत याद है आप लोगों को? कम खाओ, खूब चबाओ, यही है तंदुरुस्ती का खजाना। लेकिन हमने मॉडिफाई कर दिया। हमने क्या किया? अभी खूब खाओ, कम चबाओ, यही है फास्ट फूड का जमाना। और लास्ट इज मैड रेस। कौन सी रेस? वो रेस कोर्स की रेस नहीं बता रहा हूं। बाजू वाले के घर में 29 इंच का कलर टीवी आ गया, तो मेरे घर में एलईडी 40 इंचेस आना चाहिए। तो मैं उसके तरफ कॉलर टाट करके देखे है कि नहीं मेरे पास। फिर इसलिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर ओवर टाइम करेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर सब हो जाता है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब आ गया, टीवी आ गया, ये हो गया। फिर वो याद आती, अरे अभी तो मुझे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट अटैक आ गया, अभी मैं मीठा नहीं खा सकता हूँ, काजू कतली लाए, लेकिन नहीं मुझे नहीं चाहिए, डायबिटीज है। तो ये नहीं चाहिए, तो हमारे शरीर की तरफ ध्यान दो। और इसीलिए योग का महत्व ज्यादा है। पोल्यूशन बढ़ गया है, एक्सेसिव मेंटल टेंशन है, स्पीडी एफर्टलेस मनी है। बिना काम का पैसे मिलेगा तो बहुत अच्छा। इसलिए आजकल रोज पेपर खोलेंगे तो एक स्कैम तो आता ही है पेपर में। क्यों? क्योंकि सबको अच्छा लगता है, बिना काम का पैसे मिलेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन उससे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मेरे पास कई मेरे डॉक्टर दोस्त लोग हैं। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, पहले थोड़ी करता था, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं छोड़ दिया। वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते, दिन भर बिजी रहते, लेकिन फिर चुपके से मेरे घर में आके मुझे बोलते, अरे यार मुझे थोड़ा रात में नींद नहीं आती, जरा कुछ समझाना, जरा योग पे जरा बता। मैं तो ये सब बंद कर, नींद आ जाएगी। तो जितना तुम पैसे के पीछे भागेंगे उतनी ज्यादा आपको नींद नहीं आएगी। तो ये मैड रेस और एफर्टलेस मनी के पीछे मत भागो। हमारे शरीर की आवश्यकताएं क्या है? थोड़ी तो प्रायोरिटी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो नहीं मिलेगा तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। हवा। नंबर 2 पानी, और नंबर 3 अन्न, फूड। तो प्रायोरिटी और फर्स्ट इज एयर, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज फूड। लेकिन हमने क्या किया है? उसको बदल दिया। हमने प्रायोरिटी बदल दी। क्या किया हमने? खाना, थोड़ा सा पानी पीना, और हवा को बोलना भाई हवा में रहे, अंदर जगह नहीं है, और फिर प्रॉब्लम होते हैं। व्हाट इज द टोटल हेल्थ? टोटल हेल्थ इज हेल्थ विच इज एट द लेवल ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये चारों स्तरों पे जो स्वास्थ्य है उसको टोटल हेल्थ कहते हैं।
एज ए डॉक्टर जब पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं इसको सिर्फ फिजिकल स्तर पे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेंटल स्तर पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए योग का अभ्यास ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए मॉडर्न इसमें योग का अभ्यास महत्वपूर्ण है। अभी ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में थोड़ा बता रहा था, लेकिन ये डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारी जो है नहीं ये प्रॉब्लम होता है। ये सब बीमारी जो है इसको कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। आपको मालूम है मलेरिया किस जंतु से होता है? डायबट जंतु से होता है, लेकिन हार्ट अटैक को जंतु है, डायबिटीज को है, ब्लड प्रेशर को नहीं है। क्यों? ये सब कीड़े इधर है, मेंटल टेंशन से होते हैं। इसलिए ये जो शतक है इसको क्या कहते हैं? टेंशन प्रोन इरा है, ये स्ट्रेस प्रोन। दैट इज व्हाई द डिसीजेस लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक दे आर इंक्रीजिंग। अभी योग की जरूरी क्या है उसके बारे में देखा। अभी योग क्या है क्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरा साथी आया वो बताएगा। लेकिन और उसके बाद में मैं ये क्रिया करने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, इसलिए हमें बीमारी नहीं होती, उसका विश्लेषण करने वाला हूँ। लेकिन यदि मैं डायरेक्ट उसके बारे में बात करना चालू किया तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले आधा घंटा हम शरीर शास्त्र रचना और कार्य प्रणाली किस प्रकार काम करती है उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर एक एक क्रिया का अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर का यदि हमें अभ्यास करना है तो इस हेडिंग के कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन और स्केलेटल, ये 7 नाम के नीचे हम हमारे शरीर का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है? ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। इनका काम क्या है? सेंसरी सिस्टम मतलब पूरी शरीर की संवेदना ब्रेन की तरफ लेके जाना। मोटर सिस्टम मतलब एक्शन करवाना, कृति करवाना। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और मेमोरी। मेमोरी मतलब जो कुछ मैं अभी आपको बता रहा हूँ आप ध्यान में रखेंगे। और किसी को समझो सर्दी हो गई या पेट में दर्द हो गया तो बोलेंगे ऐसा कर योगा ठीक हो जाएगा, ये होगा मेमोरी। सेंसरी और मोटर सिस्टम दोनों हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं। ये ब्रेन का कट सेक्शन है, एक एक बारीक बारीक हिस्सा शरीर के एक एक हिस्से को नियंत्रित करता है। समझो यहाँ पे कहीं पे हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया तो क्या होगा? ये हिस्सा सही ढंग से काम नहीं करेगा और फिर शरीर के जिस हिस्से को ये कंट्रोल करता है वहां पे पैरालिसिस होता है। आपने कभी सुना होगा बाजू वाले को अर्धांगवायु का झटका है, उसके राइट साइड पैरालाइज हो गई। क्यों? उसके लेफ्ट साइड में ब्रेन में हेमरेज होने की वजह से उसके राइट साइड पैरालाइज हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? ब्रेन को ऑक्सीजनेशन से होना चाहिए, उसको वहां पे कहीं ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी सेंसरी और मोटर सिस्टम दोनों हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं? ये आंख का कट सेक्शन है, ये आंख की रेटाइना है। समझो आपके आंख के सामने यहाँ पे कोई खड़ा हो गया तो इसकी छवि इस रेटाइना के ऊपर तैयार होती है और यहाँ से संदेश भेजा जाता है ब्रेन को कि समझो हमारे मैडम, काजी मैडम खड़े हैं सामने, तो हम क्या करते हैं? उनको गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम कहते हैं। कैसे कहते हैं? मोटर सिस्टम के जरिए हमारे हाथों को स्नायु को ऑर्डर दी जाती है और हम दोनों हाथ जोड़ के उनको वंदन करते हैं। समझो आपको कोई पुकार रहा है, ये कान का कट सेक्शन है, ये कान का पर्दा है। जब कोई आपको पुकारता है तो वो ध्वनि पर्दे पर आती है, यहाँ से संदेश भेजा जाता है ब्रेन को कि आपको ये बाजू से कोई पुकार रहा है। फिर हम क्या करते हैं? उधर मुड़ के देखते हैं। कैसे मुड़ के देखते हैं? मोटर सिस्टम के जरिए हमारे गर्दन के स्नायु को ऑर्डर दी जाती है और फिर ऐसा मुड़ के देखते हैं। समझो हम कुछ खा रहे हैं तो खाने लायक है कि नहीं, तीखा है, गंदा है, इसका संदेश ब्रेन को भेजा जाता है और खाने लायक नहीं होगा तो हम क्या कहते हैं? अरे मत खाओ, अच्छा नहीं है, हम उठा के फेंक देते। कैसे फेंकते हैं? मोटर सिस्टम के जरिए हमारे हाथों को स्नायु को ऑर्डर दी जाती है और हम उसको उठा के फेंकते हैं। तो ये सेंसरी और मोटर सिस्टम दोनों हाथ में हाथ मिला के काम करते हैं। तीसरी सिस्टम क्या थी? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये क्या काम करती है? समझो आप सवेरे 6 बजे उठे, 8 बजे ऑफिस में आ गए, 5 बजे तक काम किया, फिर 6 बजे और दोस्त के पास जाके घर गए रात में 10 बजे। और घर जाने के बाद आपके पत्नी ने कहा सवेरे आपको बताया था जाते होकर के आते होकर तरकारी लेके आओ, भूल गए तरकारी लाने का, जाओ तरकारी लेके आओ। आप क्या बोलते? अरे आज सवेरे से अभी तक काम कर रहा तो बहुत थक गया, आज के दिन बेसन बना लो, कल देखेंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम कर रहे थे, 16 घंटे काम किया और वह घर जाने के बाद आपने बताया देखो मैं 16 घंटा काम किया, बहुत थक गया, बहुत थक गया हूं, अभी क्या करूंगा मैं? 1 घंटा सांस नहीं लूंगा। ऐसा हो सकता है क्या?
सांस का चलना, हृदय का स्पंदन होना, जो अन्न का पचन होना, मलमूत्र तैयार होना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। इस ऑटोमेटिक चीज के ऊपर यदि हमको कंट्रोल पाना है तो हमें हमारी योग की पात्रता बढ़ाना है। जैसे जैसे हम योग की पात्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम ये ऑटोमेटिक चीज के ऊपर थोड़ा तो कंट्रोल पा सकते हैं। अभी किसी ने योगा का अभ्यास किया होगा, योग की किताब पढ़े होंगे, चक्र षट चक्र के नाम देखे होंगे, ये देखा है कभी किसी ने? ये चक्र है, योग के अभ्यास में ऋषि मुनि ने ये चक्र निकाले हैं। ये काल्पनिक है क्या? ये काल्पनिक है? ऋषि मुनि जब किताब लिखने के लिए बैठे तभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे आज्ञा चक्र है, यहाँ पे विशुद्ध चक्र है, उन्होंने लिखा, हमने पढ़ा और हम आपको बता रहे। ये काल्पनिक है कि ऋषि मुनि हमारे ऑपरेशन थिएटर में आए, बोले डॉक्टर आज तुम आराम करो जरा, मैं ऑपरेशन करके देखता हूँ, और उन्होंने काट के देखा और बोले हाँ देखो यहाँ पे चक्र है। क्या सच है? ये काल्पनिक है या सच में हमारे शरीर में है? ये काल्पनिक नहीं है, हमारे शरीर में है। कहाँ पे हमने देखे? हम देखेंगे अभी। गुदद्वार पे जो मूलाधार चक्र होता है, डॉक्टरी भाषा में उसको पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। जब हमने ऑपरेशन करके देखा तो हमें इस प्रकार दिखाई दिया, ऋषि मुनि ने उसका चित्र इस प्रकार निकाला था। कितने इसको? तो ये है 4 पेटल्स है। स्वादिष्टान चक्र पेड़ों के स्थान पे होता है, डॉक्टरी भाषा में उसका एरोटिक प्लेक्सस कहते हैं। ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है, ये ऋषि मुनि का चित्र है, चित्र है। इसमें दल कितने हैं? 6। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, आखिरी में आपको बता देगा। नाभि के पास मणिपुर चक्र होता है, डॉक्टरी भाषा में उसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं। ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है और ये ऋषि मुनि ने निकाला चित्र है। दल कितने हैं? 10। अनाहत चक्र छाती के मध्य में होता है, डॉक्टरी भाषा में उसको कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं। ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है और ये योग की भाषा का चित्र है। दल कितने हैं? 12। गर्दन में विशुद्ध चक्र होता है, डॉक्टरी भाषा में उसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। डॉक्टरी भाषा का चित्र यहाँ पे नहीं बताया, योग की भाषा का चित्र इस प्रकार था। दल कितने हैं? 16। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पे होता है, डॉक्टरी भाषा में उसको ऑप्टिक थैलेमस या ऑप्टिक चियाज्मा कहते हैं। ये डॉक्टरी भाषा का चित्र है और ये योग की भाषा का चित्र है। दल कितने हैं? 2। ब्रांचेस कितने हैं यहाँ पे? 2। मतलब जैसे पहले मैं आपको बताया 16 दल, 10 दल, 8 दल, तो जब हमने देखा ऑपरेशन करके तो उतनी ही ब्रांचेस वहां पे थी। मतलब ऋषि मुनियों का हमारे शरीर शास्त्र का पूरा ज्ञान था और उन्होंने ये अभ्यास करके ये अभ्यास बनाया कि यदि ये योग का अभ्यास करेंगे तो ये हमारे सभी सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे। अभी ये जो चक्र है ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी के बाजू में चक्रों की चेन है। ये चक्रों से जो नसें निकलती है एक एक इंद्रिय को नियंत्रित करती है। कौन से इंद्रिय है? ये आंख का है, ये सलाहकार ग्रंथि, ये हृदय, फेफड़ा, जठर, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, मूत्रपिंड और गुदद्वार। इन सभी इंद्रियों को इन चक्रों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी कोई कहेगा कि कल जरा पार्टी में गया था, रात में ज्यादा ही खाना खा गया, मैं सवेरे नाश्ता नहीं लिया, थोड़ा ही खाना खाया, रात में भी नहीं खाना खाऊंगा। कहाँ पे प्रॉब्लम है? जठर में प्रॉब्लम है। किसी को दमा है, उसको पंप लेना पड़ता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम है। किसी को हार्ट अटैक आया था, नाड़ी तेज चलती, संत चलती, कहाँ पे खराबी है? यहाँ पे खराबी है। मतलब यदि इसी में से कोई एक इंद्रिय सही ढंग से काम नहीं करता होगा तो हम बीमार कहलाते हैं। यदि सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करते होंगे तब बीमार नहीं होंगे। ये कब सही ढंग से चलेंगे? जब नियंत्रण सही होगा। नियंत्रण कब सही होगा? जब चक्र सही ढंग से काम करते होंगे। और इन चक्रों को कार्यान्वित करने के लिए हम ओंकार का ध्यान करते हैं। ओंकार कैसे करते हैं? हम पहले सांस भरते हैं, ये जो वाइब्रेशंस निकले, ये वाइब्रेशन इन चक्रों को कार्यान्वित करते हैं। चक्र सही ढंग से काम करते हैं, नियंत्रण सही होता है, इंद्रिय सही ढंग से काम करते हैं और हम बीमार नहीं होते हैं। तो ये योग शास्त्र का महत्व है। अगली संस्था है रक्ताभिसरण संस्था है, हृदय का चित्र है। पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त इस रक्त वाहिनी से आता है। यहाँ से 4 चैम्बर्स होते हैं। पूरा रक्त यहाँ पे आता है, यहाँ से इस चैम्बर में जाता है, यहाँ से पंप होकर दोनों बाजू को फेफड़े में जाता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्ध होने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से पंप होकर सबसे बड़ी रोहिणी के जरिए पूरे शरीर को सप्लाई किया जाता है।
जब पूरे शरीर को खून का सप्लाई सही ढंग से होता है तो शरीर के सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करते हैं। यदि ये पंप सही ढंग से काम नहीं करता होगा तो शरीर के दूर के इलाकों को खून का सप्लाई बराबर नहीं होगा और वहां पे बीमारी निर्माण होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? यह पंप सही ढंग से चलना चाहिए और ये पंप सही ढंग से चलने के लिए उसको खून का सप्लाई करने वाली जो करोनरी आर्टरीज है इसमें कहीं पे भी ब्लॉकेजेस नहीं चाहिए। यदि यहाँ पे कहीं ब्लॉक हो गया, एक करोनरी आर्टरी में ब्लॉक होने की वजह से ये हार्ट का जो हिस्सा है ये इट हैज बिकम डेड, मर गया है, पूरा काला हो गया और फिर हम उसको कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया। फिर उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं। फिर 8-10 दिन के बाद क्या बताते हैं कि पट्टे के ऊपर दौड़ के देखना पड़ेगा, स्ट्रेस करना पड़ेगा। यदि स्ट्रेस पॉजिटिव होगी तो हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं जिसको 3-4 लाख रुपए खर्चा आता है। इतना पैसा नहीं होगा तो बेचारा क्या करेगा? तो ऐसे कई पेशेंट को मैंने गए 10-12 साल में 1800 लोगों को यह अभ्यास दिया था और उनको बाईपास से बचाया था। यदि आपने किसी ने एंजियोग्राफी देखी होगी किसी पेशेंट की जिसको हार्ट अटैक आया था तो एक एंजियोग्राफिक पिक्चर है। ये एक कोरोनरी आर्टरी है, ये दूसरी कोरोनरी आर्टरी है और ये काले रंग का यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है। ये 2 ब्लॉक होने की वजह से इस ग्रस्तों को बाईपास ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था। उन्होंने 1 साल हमारे साथ साधना की और 1 साल के बाद उन्होंने वापस एंजियोग्राफी की। ये जो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक था इतना ही बचा, पूरा मात्रा में गायब हो गया और इनको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी प्रकार ये साधक को यहाँ पे एक छोटा ब्लॉक था, इनको एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा गया था। उन्होंने 1 साल हमारे साथ साधना की और 1 साल के बाद वापस एंजियोग्राफी की। ये ब्लॉक पूरी मात्रा में गायब हो गया और उनको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इतना फर्क ये अभ्यास में है। अगली संस्था है पचन संस्था। ये अन्न नलिका से शुरू होती है। अन्न नलिका है, जठर है, ये लीवर है, ये पैंक्रिया, ये छोटी आंतड़ी और ये बड़ी आंतड़ी। हम जब खाना खाते हैं तो तुरंत जठर में आता है, 2-2.5 घंटे यहाँ पे रहता है, उसके ऊपर एसिड की एक्शन होती है, उसको पचन किया जाता है और फिर आगे चले जाता है। एसिडिटी के पेशेंट में खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ पे क्या बचता है? जो ज्यादा मात्रा में एसिड है। ये एसिड जब ये बाजू से ऊपर आता है तो हमें क्या होता है? यहाँ पे जलन होती है और समझो ये एसिड ये बाजू से आगे चले गया क्योंकि ये लाइन की ये बाजू एसिडिक मीडियम है, ये बाजू अल्कलाइन मीडियम है। ये एसिड क्रॉस करके ये बाजू आता है तो कोरोजिव एक्शन होती है और अल्सर होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? यहाँ पे एसिड ज्यादा तैयार होना नहीं चाहिए और वो ये बाजू जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ये जठर का अंदर का बता रहा हूं मैं, इतना मुलायम होता है। जब हम ऑपरेशन करते हैं गलती से हमारा नाखून लग गया तो वहां पे ब्लीडिंग शुरू होता है, इतना मुलायम होता है। ये क्यों बताया? क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं ना ध्यान नहीं देते, कैसा भी खाते हैं, फिर वो इतना मुलायम जो अंतर का ये है उसको तकलीफ हो जाती है, फिर एसिडिटी होती है, अल्सर होता है। ये जठर के पीछे पैंक्रियाज है, स्वादुपिंड है। क्या करता है? इंसुलिन तैयार करता है। इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करता है, हमें डायबिटीज नहीं होने देता है। इसको भी हम कैसे कार्यान्वित करते हैं वो हम आगे देखेंगे। आंतड़ी कितनी मालूम है ना? 23 फुट छोटी आंतड़ी, 6 फुट बड़ी आंतड़ी, 29 फुट आंतड़ी हमारे पेट के अंदर दबा के रखिए। हम दुकान में जाते हैं ना साड़ी लेने के लिए, साड़ी कैसे लगाते हैं? ऐसे एक बाजू बंद रहती, दूसरी बाजू से फैन आउट करके लगाते हैं। उसी प्रकार आंतड़ी का एक एंड यहाँ पे फिक्स है, दूसरा यहाँ पे, बीच की आंतड़ी जो फ्री है और उसमें जो कनेक्शन है उसको कहते हैं मेजेंट्री या पर्दा। जब जड़त्व होता है तो ये पर्दे में चर्बी डिपॉजिट होती है और फिर प्रॉब्लम होते हैं। अगली संस्था है श्वसन संस्था। ये नासिका मार्ग से शुरू की श्वास नलिका है और 2 फेफड़े है। श्वास नलिका छाती के मध्य में आने के बाद 2 ब्रांचेस होते हैं, उसके और ब्रांचेस होते होते आखिरी में ये वायुकोश है। कितने वायुकोश है मालूम है? 7 करोड़ वायुकोश है। 7 करोड़ मतलब 7 के ऊपर कितने पूज्य देना? भूल गए? करोड़पति का प्रोग्राम नहीं देखते आजकल। हाँ, ये वायुकोश यदि हम छाती के पिंजरे के बाहर निकालेंगे और उसकी एक लंबी लाइन करेंगे, कितनी लंबाई हो सकती मालूम है? 1 किलोमीटर लंबाई हो सकती है। समझो दोनों फेफड़े हमारे छाती के पिंजरे के बाहर निकालेंगे और उसमें हवा भरती जाएंगे। कितनी भर सकते हैं? कितनी भर सकते मालूम है? ये 2 रूम एक किया तो भी जगह कम पड़ेगी। इतनी जगह व्याप्त कर सकता है। इतनी क्षमता का फेफड़ा हमारे 1.5 फीट छाती के अंदर रखा है। मतलब हमारी क्षमता कितनी है? ये श्वास नलिका के अंदर एक पतला सा आवरण होता है, उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? 24 घंटे में 1 लीटर पानी तैयार करती है। ये पानी जो हवा हम अंदर लेते हैं वो शुष्क होगी तो उसको थोड़ा गीला करने का काम करती है। ये श्वास नलिका के अंदर
ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, केश सदृश अवयव होते हैं, उसको कहते हैं सीलिया। ये क्या काम करती है? जो हवा अंदर लेते हैं उसमें जो धूली के कण होंगे उसको यहीं पे रोक के बाहर फेंक देते, अंदर जाने नहीं देते। समझो ये श्वास नलिका इसकी जैसे प्लेन रहती है, केश सदृश अवयव नहीं रहते और हम सांस भरते थे। एक साल में क्या होता था मालूम है? हर सांस के साथ धूली के कण अंदर जाते थे और एक साल में हमारे फेफड़े मट्टी के भरे थैले हो जाते थे। तो इतना महत्वपूर्ण काम ये सीलिया करती है। इतना महत्वपूर्ण फेफड़ा, ब्रेन महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने ऐसा कठिन कवच दिया है, पत्थर मारेगा तो फूटता नहीं है। फिर फेफड़ों का ऐसा कवच क्यों नहीं दिया, कवटी क्यों नहीं दी, ऐसा पिंजरा क्यों दिया? क्योंकि हमें सांस भरने के लिए फेफड़ा फूलने की जगह चाहिए। वो कैसे मिलेगी? तो दो पसली के बीच में आकुंचन प्रसरण होने से एंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर बढ़ता है और ये जो पर्दा है छाती और पोट विलग करने वाला, जब हम आराम से सांस लेते तो 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, जोर से सांस लेंगे तो 7 सेंटीमीटर नीचे आएगा। जितना ज्यादा पर्दा नीचे आएगा उतनी ज्यादा जगह मिलेगी, उतना हम ज्यादा सांस भर सकेंगे। इसीलिए इस प्रकार का पिंजरा भगवान ने हमें दिया है। ये चित्र काय का है? धूपकाले में नागपुर साइड गया था, झाड़ के सब पत्ते झड़ गए थे, उसका फोटो लिया, गलती से वो स्लाइड ये स्लाइड में लग गई। ऐसा लगता है ना आपको? ये झाड़ का स्लाइड नहीं है, ये हमारे फेफड़े की स्लाइड है। इतने असंख्य वायु कोश है, इसका आपको अंदाज आना चाहिए, इसलिए बताया। सब वायु कोश झड़ गए, सिर्फ ब्रांचेस बचे हैं। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोग आराम से बैठे हैं, कितना सांस भरते एक समय? 500 ml सांस भरते, 500 ml सांस छोड़ते। यदि हम जोर से सांस भरेंगे तो 3500 ml भर सकते हैं। जोर से भर के जोर से छोड़ेंगे तो 4600 ml भर सकते हैं। मतलब हमारी क्षमता कितनी है और हम इस्तेमाल कितना करते हैं। अभी हमने सांस भरा और छोड़ दिया तो फेफड़े पूरे खाली हुए क्या? नहीं, कम से कम 23 से ml हवा रहती है। यदि हमने पूरा सांस छोड़ दिया फिर भी 1200 ml हवा रहती है। मतलब हमारे फेफड़े पूरी मात्रा में कभी भी खाली नहीं होते, उसमें हवा होती है और हर श्वास प्रश्वास के समय हवा का लेन देन होता है। अभी एखादा श्रद्धग्रस्त जो दिन भर बैठा काम करता है, सेडेंटरी जॉब करता है, होटल के काउंटर पर बैठ के पैसे जमा करने का काम करते हैं, वो क्या करेगा? सिर्फ 500 ml हवा लेगा, 500 ml हवा छोड़ेगा। ऐसे आदमी को आपने कहा कि जाओ दौड़ के बस पकड़ो, ये आखिरी बस है। या आपको भी अनुभव होगा, कभी आप बस पे खड़े और आप बस पकड़ रहे, बस आती है तो 2-3 लोग पीछे रहते, अरे अरे बस आई, चलो चलो भागो भागो। 2-3 लोग बस में चढ़ जाते, बाकी मैं अगले बस से आता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारे स्नायु ज्यादा काम करते हैं। जब स्नायु ज्यादा काम करते हैं तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरी है। वो कैसी पूरी होगी? हम ज्यादा सांस भरेंगे तो। लेकिन ये आदमी दिन भर बैठा काम करता है, सेडेंटरी जॉब करता है, होटल के काउंटर पर बैठ के पैसा जमा करने का काम करता है, वो क्या करता है? सिर्फ 500 ml हवा लेता है, 500 ml हवा छोड़ता है। तो उसके वायु को सिर्फ 500 ml हवा लेने के लिए खुलते, उससे ज्यादा नहीं खुलते। अभी वो दौड़ रहा है, स्नायु ज्यादा काम कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन की, लेकिन वायु कोश क्या बोलते हैं? हमको आदत नहीं, हम इतना ही काम करेंगे। उनका यूनियन लीडर बहुत स्ट्रांग रहता है, बोलता है इतना ही काम करने का, ज्यादा काम नहीं करने का। फिर डिमांड तो पूरी करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, मतलब दम लगेगा। तो ये यदि हमें टालना है तो हमारे वायु कोश को हमें इस प्रकार ट्रेनिंग देना है कि जब चाहे उतनी मात्रा में वायु कोश खुलेंगे, हम ज्यादा सांस भर सकेंगे और हमें दम नहीं लगेगा। तो ये क्षमता हम अलग अलग जो श्वसन क्रिया आपको बताएंगे उससे बढ़ा सकते हैं। अगली संस्था है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 2 किडनीज है, ये क्या काम करती है? जो खून इसमें आता है तो उसको फिल्टर करती है। क्या फिल्टर करती है? जो अनावश्यक है, जो अपायकारक है, जो जास्ती का है, जिसकी शरीर को जरूरी नहीं, उसको फिल्टर करके पेशाब के जरिए इस मार्ग से बाहर फेंक देती है। मुतखड़ा या स्टोन होता है, कहाँ पे होता है? किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। इसको हम कैसे टाल सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। अगली संस्था है स्केलेटल सिस्टम। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डी है, हर 2 हड्डी के बीच में जॉइंट होता है। मतलब क्या होता है? हर 2 हड्डी के कोने में अंतर होता है। इसलिए जब मैं हाथ पैर से हिलाता है तो एक कोना दूसरे के ऊपर घसना नहीं चाहिए। ये घुटने का जॉइंट है, 2 हड्डी के कोने में अंतर होने की वजह से जब मैं घुटना इस प्रकार मोड़ता हूँ तो ये कोना इसके ऊपर घसता नहीं है और मुझे तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ये अंतर कम हो गया तो क्या हो गया? देखो ये कोना इसके ऊपर घसने लगा और फिर बोलता अरे बाप रे मेरा घुटना दर्द करता है। क्यों दर्द करने लगा? 2 हड्डी के कोने में अंतर कम हो गया। ये अंतर कम क्यों हो गया? इसके आजू बाजू जो स्नायु है वो सही ढंग से काम नहीं करते, दोनों हड्डी को खींच के नहीं रखते, अंतर कम होता है और हमें जोड़ों का दर्द होता है। आप कहेंगे ऐसे कितने स्नायु होते हैं, इसलिए आप बता रहे। ये थाई बोन है, इसके सभी
स्नायु निकाल दे और यहाँ पे सभी स्नायु मौजूद है। यदि आप गिनना चालू करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 10-15, पीछे के बाजू में 10-15, इतने सारे स्नायु जब सही ढंग से काम करते हैं तो दो हड्डी के कोने में अंतर सही होता है और हमें जोड़ों का दर्द नहीं होता है। तो ये स्नायु को अच्छा रखने के लिए हम अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है, ये एक मणका एक के ऊपर बनती है। हर दो मणके के बीच में डिस्क होती है, ये सफेद जो कुर्चा बोलते हैं। हर दो मणके के बीच में से एक नस निकलती है, वो अलग अलग एरिया को नियंत्रित करती है। सियाटिका, बैक एक या पीठ का दर्द, वो क्या कहता है, मुझे पीठ में दर्द होता है और पैर की तरफ झुंझुनाहट होती है। ऐसा क्यों होता है? दो मणके के बीच में अंतर कम होने की वजह से यहाँ से जो नस निकलती है इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर आता है, इसलिए यहाँ पे दर्द होता है। ये नस जिस इलाके को नियंत्रित करती है वहां पे झुंझुनाहट होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? हर दो मणके के बीच में अंतर सही चाहिए और इसीलिए हम अलग अलग पीठ के आसन करते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि ये इसका नेचुरल कर्वेचर है। हम आजकल किसी भी प्रकार से हमारे रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में जाके देखो, बॉस क्या करता है, दोनों पैर टेबल के ऊपर डाल के बैठा पूछते हैं, यस व्हाट डू यू वांट। बच्चे लोग स्कूटर चलाते तो स्टाइल में चलाते ना, हम देखते रोड पे, कोई ऐसा बैठता, कोई ऐसा बैठता, कोई पैर ऊपर डाल के बैठता है। इसलिए मैं हमेशा चेतावनी देता हूँ, जवानी में जोश है तब चाहे जैसे तुम्हारे मेरुदंड को मत झुकाओ। जब उसका समय आता है ना बुढ़ापे में, सबके सामने आपको झुका के रखता है। इसीलिए उसका आदर करो, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो ताकि बुढ़ापे में आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा शरीर शास्त्र रचना और कार्यप्रणाली किस प्रकार काम करती है। ब्रेन में 100 घटक है तो हम सिर्फ 20 घटक इस्तेमाल करते हैं और हम खुद को विद्वान कहलाते हैं। फेफड़े की क्षमता देखिए हमने, 100 घटक है तो 20 घटक इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी भर हाँफते रहते हैं। अतड़ी कितनी है? 29 फुट अतड़ी है। हम पेट का ऑपरेशन करते हैं, कभी अतड़ी खराब हुए तो काट के फेंक देते। कितने फीट तक अतड़ी काट के फेंके हुए कुछ अंदाजा है किसी को? 1 इंच, 2 इंच, 1 फीट, 2 फीट, 15 फीट अतड़ी हमने काट के फेंकी है, फिर भी पेशेंट की गाड़ी चालू है। अमिताभ बच्चन की भी 4 इंच की अतड़ी काट के फेंकी है, फिर भी दिन भर काम करता है ना। मतलब रिजल्ट कितना है। इसलिए हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, ईश्वरी तत्वों से खचाखच भरा हुआ खजाना भगवान ने हमें दिया है, थोड़ी तो निगाह रखो, थोड़ा तो ध्यान दो उसके तरफ। लेकिन हमें टाइम नहीं है, वी आर वेरी बिजी पीपल। हम पूछते स्वास्थ्य के लिए तुम कुछ करते हो क्या? बोलता नहीं, मैं तो 7-2 की लोकल पकड़ता हूँ। तो 7-2 की क्यों पकड़ता है? तेरा तो ऑफिस 11 बजे, नहीं जरा ओवर टाइम करता हूँ। बोले लड़का 12th स्टैंडर्ड में ना, उसको अग्रवाल के क्लासेस में डालने का तो थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए। फिर ज्यादा काम करता है, ज्यादा कमाता है, फिर खर्चा निकल गया, पैसा बच गया तो क्या करता है? सेविंग बैंक में अकाउंट खोल के वहां पे जमा करता है। उससे भी ज्यादा कमाने लगेगा तो क्या करता है? फिर सेविंग में इंटरेस्ट कम मिलता है ना, तो फिक्स में डालता है। 10,000 रुपए 3 साल के लिए फिक्स में डाल देता है। उससे भी ज्यादा कमाने लगेगा तो फिर क्या करता है? भाईकला में रहता होगा तो भाईकला के बैंक में अकाउंट होगा तो फिर बरेल में जाके वहां पे एक बैंक में अकाउंट खोलता है, चुपके से वहां पे पैसे जमा करता है। उससे भी ज्यादा कमाने लगेगा तो फिर इसमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है ना। फिर वो टीवी पे इसकी बिल्डिंग दिखती है ना शेयर मार्केट की, बोले शेयर बहुत मार्केट डाउन हो गया, चलो 50 शेयर रिलायंस से लेता है। उससे भी ज्यादा कमाने लगेगा तो क्या करता है? फिर पैसा कमाने की हवा बहुत बुरी है ना। कोई ऐसा कहता है कि खाने को आप बैठेंगे, खाना खाते समझो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो आप मैं परोस रहा गुलाब जामुन, तो आप हाँ लाओ मुझे और चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, खाते। लेकिन एक समय आता है आप क्या बोलते हैं? अभी बस हो गया, अभी बस, अभी पेट भर गया। लेकिन ऐसा पैसा कोई देने लगा तो कोई कहता है कि नहीं अभी बस हो गया पूरे, नहीं आने दो। फिर कहाँ रखेगा? नहीं तो बाजू वाला बोलेगा परेल में भी अकाउंट है, भाईकला में भी अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट भी है, शेयर भी है, माला माल दिखता है, हाँ नंबर 2 का पैसा दिखता है। फिर वो क्या करता है? घर में छुपा के रखता है। कहाँ पे छुपाता है? बाथरूम में छुपाता है, तकिया में छुपाता है। और फिर एक दिन क्या होता है? घोटाला होता है। क्या होता है? रेड पड़ती है। ये उदाहरण क्यों दिया हूँ? खाने के बारे में उल्टा है। 20 घटक खाना चाहिए तो हम 100 घटक खाते हैं।
इफ इनपुट इज बैलेंस विद द आउटपुट देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन हम खाने के समय ढेर खाना खाते हैं और काम के समय एकदम पीछे, फिर क्या होता है, खाना ज्यादा खाया, काम कम किया, सेविंग होता है। कहाँ पे होता है सेविंग? अतड़े के पर्दे में सेविंग हो जाता है, मध्य प्रदेश आगे आता है। उससे भी ज्यादा खाना खाते, काम नहीं करते तो लीवर में फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लीवर होता है। उससे भी ज्यादा खाना खाते, काम बिल्कुल ही नहीं करते, हाथ उठाने के लिए भी एक आदमी, पैर उठाने को भी एक आदमी, शेठ जी के जैसा दिन भर बैठे रहते, फिर क्या होता है, हृदय के कोरोनरी आर्टरी में डिपॉजिट होता है, एक आध दिन घोटाला हो जाता है, क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो ये यदि हमें टालना है तो अवश्य कितना खाओ। इसलिए हमेशा हम बताते हैं पेट के 4 हिस्से करो, 2 हिस्से खाना खाओ, 1 हिस्सा पानी के लिए रखो और 1 हिस्सा हवा के लिए रखो। लेकिन ऐसा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, खाने को बैठेंगे तो देर खाना खाते हैं। हमारी बहनें भी उस पर हाथ बार लगाती, गरम गरम चपाती और एक ना बोले, थोड़ा सा पानी पीते। और हवा को क्या कहते, भाई तो हवा में रहे, अंदर मत आ। इसलिए अवश्य कितना ही खाओ। इसलिए मुझे हमेशा एक कथा याद आती है। एक शादी का मौसम रहता है, शादी लगती है, लोग खाना खाने को बैठते हैं, तुम्हारे हमारे जैसे थोड़ा खाना खा के निकल जाते हैं। उतने में एक धनिक आता है, वो बोलता है जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा ना उसको मैं भोजनाचार्य का किताब दूंगा और ये 10,000 रुपए इनाम दूंगा। तो कुछ लोग बैठ जाते, चलो बोले खाएंगे। कुछ लोग बाहर गवर्नमेंट देखने के लिए खड़े रहते, किसको मिलता है देखेंगे भोजनाचार्य का किताब। 10 मिनट के बाद एक आदमी आता है, बड़ी बड़ी मुच्छे रहते हैं, ऐसा ऐसा मुच्छे करते चलता है, उनको लगता है ये भोजनाचार्य का किताब जीता दिखा, इसलिए मुच्छे ये कर रहा है। पूछते आप भोजनाचार्य का किताब जीता? मैं नहीं जीता, वो तो अंदर ही है बोले। फिर 10-15 मिनट जाते, एक आदमी आता है, आहिस्ते आहिस्ते चलता है, तो उनको लगता है ये भोजनाचार्य होगा। पूछते आप भोजनाचार्य हो क्या? तो नहीं, मैं तो नहीं, वो तो अंदर ही है और लड्डू खा रहा है। और 10-15 मिनट जाते एक आदमी आता है, 2 लोगों के कंधों के ऊपर हाथ डाल के आहिस्ते आहिस्ते चलता है, जड़ झाले भारी चालवे ना, 2 लोगों के कंधों के सहारे घर जाता है। तो पूछते आप भोजनाचार्य क्या? नहीं वो मैं तो थक गया बोले। फिर 10 मिनट जाते, कोई आता नहीं, लोग सोचते शायद रसोई खत्म हो गई और लड्डू बनाएगा फिर खाएगा, चलो जाने दो हम घर जाते। लेकिन कुछ बोलते नहीं आज तो छुट्टी है, हमको खड़े रहेंगे देखते कम। 10 मिनट जाते, 15 मिनट जाते, कोई आता ही नहीं। कुत्ते में हलचल मचते, लोग देखते मुड़ के क्या हो गया क्या हो गया। देखते तो एक आदमी को 4 पाई पे लिटा के 4 लोग लेके आते रहते, तो लोग पूछते क्या हो गया क्या हो गया, डर गए सब, कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं नहीं बोले गड़बड़ नहीं हुई, बोले ये भोजनाचार्य सबसे ज्यादा लड्डू खाए, अभी चल नहीं पा रहे, इसलिए हम उनको 4 पाई पे लिटा के घर लेके जाते। घर लेके जाते, उनकी धर्मपत्नी पूछते क्या हो गया, वो डर जाती है। बोले कुछ नहीं हो, बोले 10,000 रुपए का इनाम मिला, भोजनाचार्य का किताब मिला, सबसे ज्यादा लड्डू खाए। वो बेचारी साथी सोचती है मेरा भी कुछ फर्ज है, तो क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें कायम चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, क्या क्या चूर्ण आते हो डालते, चमचे से हिलाती है और लाके देते, महाराज पी लो ये। अभी ये महाराज ठहरे भोजनाचार्य, ये कहते अरे भगवान इतनी जगह रहती तो मैं और 2 लड्डू नहीं खाता क्या वहां पे, तो इतना भी मत खाओ क्या हमें तकलीफ होगी, आवश्यक इतना ही खाओ और शरीर की निगाह रखो। अभी शरीर की निगाह रखो मतलब टीवी देखते हैं ना सब लोग, टीवी की एडवर्टाइज भी देखते होंगे, तो एडवर्टाइज के हिसाब से संतूर साबुन से नहाना और पॉन्ड्स की पाउडर लगाना मतलब शरीर की निगाह रखना क्या? गुरुजी क्या कहते थे इसको, ऊपर चक्की पट्टी, अंदर कलाल की भट्टी, ऊपर शेरवानी डाला, गुलाब का फूल लगाया, लेकिन अंदर परेशानी, जलन हो रही, तकलीफ हो रही है। तो शरीर की निगाह रखना मतलब जो अभी हम क्रिया बताएंगे आपको एक एक वो करना। अभी मैं एक एक क्रिया बताऊंगा और फिर ये करने से हमें कैसे फायदे होते हैं, डॉक्टर ऐसे से वो बताऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे जल नीति, पानी की बोतल, बकेट और दोनों ला, हाँ लेके आ। अभी ये सब क्रिया में आपको बताते जाएगा, उसका वैद्य के तरीके से लाभ बताएगा, लेकिन कौन करने का कौन नहीं करने का वो भी बता देगा। तो कोई ऐसा देख के सुन के मत करो, जब हम बताएंगे तभी सब करने का है।
अभी ये जल नीति है, ये नीति पॉट होता है, ये नीति पॉट है, ये प्लास्टिक का है छोटा, इसमें गर्म गुनगुना पानी भरने का है और नासिका के एक नाक को लगा के दूसरे बाजू से पानी बाहर आएगा। कैसा करता है ये बताएगा, बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा पूरी थोड़ा पूरे सर अभी इसमें गरम गुनगुना पानी लिया है, वो कुर्सी के ऊपर खड़ा रह के बताएगा, डोंट वरी, यू विल बी एबल टू सी। अब ये नीति पॉट है, ये नीति पॉट को नाक को लगाएगा और गर्दन की पोजीशन इस प्रकार करनी है कि पानी एक बाजू से अंदर जाएगा, दूसरे बाजू से बाहर आएगा। भर गया। फिर दूसरे नाक से करना है। ये नासिका के एक बाजू से अंदर जाता है, दूसरे बाजू से बाहर आता है। मतलब इलास्टिक करना है ये बेसिक है, ये सब कोई कर सकता है। अभी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इसने किया है, इसलिए एडवांस में बताएगा आपको। ये आपको करने को नहीं बताएंगे, लेकिन जस्ट उत्सुकता करके आपको बताता हूँ। ये गरम गुनगुना पानी रहता है, उसमें थोड़ा नमक डालते हैं। अभी ये नाकन काटना, मुंह से पानी पिएंगे और नाक से निकालेंगे। ये एडवांस है, जब नॉर्मल नीति की प्रैक्टिस हो जाती है तो बाद में ये कर सकते हैं। अभी इससे फायदे क्या होते हैं देखेंगे हम। अभी ये नाक का कट सेक्शन है, पानी एक बाजू से अंदर जाएगा, दूसरे बाजू से बाहर आएगा। ये मार्ग पूरा साफ सुथरा होगा, इसमें जो कचरा अटका होगा बाहर फेंका जाएगा। जब सर्दी होती है तो हम क्या बोलते हैं, नाक ब्लॉक हो गया, मेरा नोज एक साइड ब्लॉक हो गए। क्यों ब्लॉक हो गए? ये जो अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आती मतलब क्या होता है, उसमें पानी जमा होता है। तो पानी जमा होने से, सूजन आने से हमारा एक साइड का नोज ब्लॉक हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि मुझे सर्दी हो गई, ब्लॉक हो गया। अभी यदि हम नीति करेंगे, पानी एक बाजू से अंदर जाएगा, दूसरी बाजू से बाहर आएगा। ये नीति के पानी में हमने थोड़ा नमक डाला है। अभी नमक की खासियत क्या है, आप टेबल के ऊपर नमक रखो, 2-4 घंटे में गीला हो जाता है। क्यों? वो बाष्प खींच लेता है। उसी प्रकार ये जब इसका पानी नाक से जाता है तो यहाँ पे जो पानी है वो खींच लेता है, तो ये सूजन कम हो जाती है, हमारा नाक क्लियर हो जाता है। तो ये फायदा हमें जल नीति करने से होता है। ये छोटे 2 रूम दिखते हैं आपको, दिस इज कॉल्ड साइनस। यहाँ पे 2 साइनस है, यहाँ पे 2 साइनस है। अभी इसमें अंदर एक पतला सा आवरण होता है, उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, 24 घंटे में थोड़ा पानी तैयार करती है। ये पानी इन
दीवार को साफ करके इस दरवाजे से नासिका मार्ग में छोड़ देती है। समझे ये दरवाजा बंद हो गया तो क्या होगा, ये गंदा पानी यहाँ पे जमा दिख रहा है आपको, ये गंदा पानी जमा हो गया। फिर उसको साइनस की तकलीफ होती है। साइनस के पेशेंट को पूछो तुम्हें क्या तकलीफ है, वो क्या बोलता है, मुझे यहाँ पे भारी लगता है, यहाँ पे भारी लगता है। क्यों? ये गंदा पानी जमा होने की वजह से। अभी वो हॉस्पिटल में मेरे पास आएगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पंक्चर करता हूँ। पंक्चर करने से गंदा पानी निकल जाता है, आराम लगता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल छेद है, कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। बंद हो गया तो वापस गंदा पानी जमा होता है, वापस तकलीफ होती है। मतलब साइनस के पेशेंट को एलोपैथी में 100% इलाज नहीं है। लेकिन यदि वो जलनेती कपालभाति उज्जय करेगा तो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा और हमें कभी भी साइनस की तकलीफ नहीं होगी। तो ये फायदा हमें जलनेती करने से होता है। सर्दी नहीं होती है, नोज ब्लॉक होता नहीं है और साइनस की तकलीफ नहीं होती है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व है। ये क्या काम करती है, समझो आप अभी मेरा लेक्चर खत्म हो गया, आप बाहर जा रहे, बाजू में होटल होगा तो अरे वाह बटाटा बड़ा अच्छा बन रहा है, स्मेल आता है ना, तो फिर क्या बोलते, चलो एक प्लेट बटाटा बड़ा खाएंगे। लेकिन एक आधा क्या बोलता है, मुझे कुछ स्मेल नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? The ends of these nerves they are covered with the debris, इसलिए उसको स्मेल नहीं आता है। लेकिन नीति करेगा तो ये सब एंड्स क्लीन हो जाते हैं और उसको एनोस्मिया या स्मेल आता नहीं, ये तकलीफ नहीं होती है। तो ये फायदा हमें जल नीति करने से होता है। अभी ये कौन कर सकता है? रोज सब लोग कर सकते हैं। सिर्फ जिनके कान के पटल को छेद है, कानाचे पडद्याला छिद्र है, ऐसे लोग नीति नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीति करके तुरंत सोना नहीं है। क्योंकि क्या है, ये जो है ये जो टर्मिनेट्स बोलते हैं, जैसे आपने किचन में कड़प्पा लगा रहते हैं ना, उसी प्रकार है। तो हम जब नीति करते हैं तो ये पानी यहाँ पे अटक सकता है और जब हम यदि हम तुरंत सो गए तो ये पानी अंदर श्वास नलिका में जाएगा और हमें तकलीफ होगी। इसीलिए जल नीति करके तुरंत सोना नहीं है। और जिनके कान के पटल को छेदे उन्होंने करने का नहीं, बाकी सभी लोग जल नीति कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण क्रिया है जलधौती। ये जलधौती किस लिए दी है? ये एसिडिटी के लिए दी है। एसिडिटी किसकी बढ़ती है? सबकी बढ़ती है। 100 लोगों में से 100 लोगों को पूछो एसिडिटी है क्या, 80% लोग हाथ ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको एसिडिटी होती है। यदि एसिडिटी के कारण मीमांसा देखेंगे तो 50% मानसिक ताण तनाव की वजह से होती है, मेंटल टेंशन की वजह से होती है। बची 50%, उसमें 25% हमारे खाने पीने की आदत की वजह से होती है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग इसकी वजह से। और बची 25% यदि जठर में कुछ खराबी होगी तो। अभी हम योग का अभ्यास करते, ओंकार गायत्री करते, मन शांत करते, मन विचार रहित करते हैं, तो 50% एसिडिटी वहां पे कम हो गई। खाने पीने के बारे में हम बताते क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसके हाथ पे खाना चाहिए। यदि इसका पालन करेंगे तो 25% कम होगी। और फिर बची हुई हम जलधौती करते हैं। जलधौती करते मतलब क्या करते हैं? उसने तो बहुत सुंदर नेचर बस सवेरे उठने के बाद, सवेरे उठने के बाद ब्रश करने के बाद एक बड़े जग में पानी लेना है, गरम गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नमक डालना है और फिर इस प्रकार बैठ के आहिस्ते आहिस्ते पानी पीना है। कितना पीना है? आकंठ, मतलब यहाँ तक आना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अभी और मैं पानी नहीं पी सकता हूँ। और इतना पानी पीने के बाद फिर खड़े रहने का है, दोनों घुटने के ऊपर थोड़ा जोर देने का है और 2 उंगलियों से हमारे पीछे के हिस्से को, गले को ये करने का है और जितना पानी आसानी से आएगा उतना आने देने का है। झगड़ने का नहीं कि मैं 4 गिलास पानी पिया, कैसा नहीं आता है, और जोर से करो और जोर से करो, ये नहीं करना है। जितना पानी आएगा उतना आपको फायदा देगा और जो आगे चले जाएगा वो भी आपको फायदा देगा। वो भी कैसे फायदा देगा हम देखेंगे। अभी हम ये जलधौती, ये 8-10 गिलास पानी पिया तो कहाँ पे आ गया? ये जठर में आएगा। जठर में आएगा तो एसिड डायल्यूट हो गया। एसिड डायल्यूट हो गया तो उसकी न्यूसेंस वाली जीरो हो जाएगी। यदि मैं 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड लिया 100% और मैं आपके हाथ के ऊपर देने लगा, पूछेगा चल हाथ आगे करो मैं देता हूँ, तो आप पूछेंगे तीर्थ है क्या, कौन से मंदिर का? ठीक है, जो मैं बोला तीर्थ नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है। आप लेंगे क्या? नहीं। क्या बोलेंगे? अरे मेरा हाथ जल जाएगा ना। लेकिन यही 1 चम्मच सल्फ्यूरिक एसिड में 1 बाल्टी पानी में डाला और वो पानी की बाल्टी आपके शरीर के ऊपर उल्टी की तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें एसिड था। क्यों? वो पूरी मात्रा में डाइल्यूट हो गया।
उसी प्रकार 8-10 ग्लास पानी पी के ये एसिड डाइल्यूट करेंगे और वमन करके निकाल देंगे तो यहाँ पे एसिड नहीं रहेगा, एसिड नहीं रहेगा तो एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा। ये फायदा हमें धोती करने से होता है। और क्या फायदा है? 10 ग्लास पानी पिया तो 10 तो नहीं निकलेगा, 4-5 निकलेगा, बाकी आगे चले जाएगा। 29 फुट आतड़ी की धुलाई करेगा, साफ सफाई करेगा। यदि 29 फुट आतड़ी की धुलाई साफ सफाई होगी तो आतड़ियों का काम अच्छा होगा। आतड़ियों का काम क्या है? अन्न पचन करना, मतलब हमारा पचन अच्छा होगा, हमें पचनों के विकार नहीं होंगे। ये पानी थोड़ा ज्यादा मात्रा में आगे चले जाएगा, मल में पानी का प्रमाण ज्यादा होगा। यदि मल में पानी का प्रमाण ज्यादा होगा तो मल कठिन नहीं होगा, मल कठिन नहीं होगा तो हमें बद्धकोष्ठता नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कठिन मल घस के बाहर आता है तो हमें ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कठिन मल घस के आता है तो खून की बवासीर होती है, तो ये भी तकलीफ हमें नहीं होगी। ये फायदा हमें धोती करने से होता है। और क्या फायदा है? 8 ग्लास पानी पिया, 4 निकला, 4 आगे चले जाए, 2 उसमें से यहाँ पे शोषण किया जाएगा। छोटे आंतड़ियों का काम क्या है? शोषण करना। तो शोषण करके खून में चला जाएगा। खून जब सर्कुलेट होते होते किडनी में आएगा तो किडनी क्या कहेगी? ये जास्ती क्या फिल्टर कर देगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि धोती करने के बाद तुरंत बस मत पकड़ो, अगले बस स्टॉप पे उतरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में पेशाब होते हैं। ये ज्यादा मात्रा में जो पेशाब होते हैं, उस पेशाब के पानी के प्रेशर में उस मार्ग में कुछ कंकर होगा तो बाहर फेंका जाएगा। बाहर फेंका गया तो रहेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो हमें मुतखड़ा या स्टोन होने की आशंका नहीं रहेगी। हम हॉस्पिटल में किडनी स्टोन का ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट होश में आने के बाद सबसे पहला सवाल क्या पूछता है मालूम है? डॉक्टर स्टोन किधर है? हम पूछते क्यों भाई? बोलता नहीं मुझे चाहिए। फिर हम स्टोन देते, उसको बोलते जाओ लेके जाओ घर में, देवघर में रखो, रोज उसकी पूजा करते जाओ। फिर वो घर लेके जाता है, कांच के बर्तन में डाल के रखता है। आपका जैसा कोई दोस्त आ गया तो बता देते, यहाँ तक काटा, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 25,000 रुपए खर्चा हुआ, इतना बड़ा स्टोन निकाला। ये इतना बड़ा स्टोन एक दिन में हुआ? वो राई के साइज का होगा, उसके ऊपर कवर बनते 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 बड़ा होगा। यदि हम नियमित धोती करेंगे तो राई के साइज का जब स्टोन होगा, धोती के बाद में जो ज्यादा मात्रा में पेशाब होती है, उस पेशाब के पानी के प्रेशर से बाहर फेंका जाएगा। बाहर फेंकेगा तो रहेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो हमें मुतखड़ा होने की आशंका नहीं रहेगी। तो ये फायदा हमें धोती करने से होता है। और क्या फायदा है? ये जो एसिड है ना, ये बदमाश है। समझो 10 लोगों का ग्रुप लिया और उनको एक महीना वेजिटेरियन खाने के लिए दिया, और 1 महीने के बाद 2 दिन उनको नॉनवेज खाने के लिए और 1 पैक पीने के लिए दिया, और 2 दिन के बाद वापस वेजिटेरियन खाना दिया। तो एसिड क्या कहता है मालूम है क्या? ये नहीं चाहिए मुझे, परसों का लेके आ। तो परसों का किधर मिलता है तो उसके पैर बराबर बाहर की तरफ जाते हैं। इसलिए यदि हमें किसी की आदत छुड़वाना है तो धोती करने को बोलो। यदि कोई दारू पीने वाला होगा, हम उसको बोलेंगे अरे दारू पीना अच्छा नहीं, उससे लीवर खराब होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा मत करते जा। वो क्या करता है मालूम है ना? आपका कहना पूरा होने के पहले बाहर में जाता है और 2 पेग लगा के आता है। उसके बजाय उसको बोलो योग का अभ्यास कर, धोती कर, देखो 6 महीने में उसकी आदत छूट जाती है। मेरे कई डॉक्टर दोस्त लोग आते हैं मेरे पास, मैं तो चल तेरे क्लास में आता हूँ। मतलब ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। पहला क्लास हो जाता है, पहले क्लास में हम धोती सिखाते हैं, तो क्लास हो गया तो दूसरे दिन बोलता है कल से मैं तेरे क्लास में नहीं आऊंगा। मतलब ठीक है, मत आ, तेरी मर्जी। नहीं मुझे तो आने का है, लेकिन वो तुम्हारा शिक्षक बोलेगा दारू मत पी, सिगरेट मत पी, तंबाकू मत खा, तो ये मैं किसी का सुनता नहीं हूँ। मतलब ठीक है, मेरा शिक्षक ऐसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे शिक्षक ने जो सिखाया वो करेगा क्या? बोले हाँ करेगा। मतलब कल क्या सिखाया? बोले कल वो क्या पानी पी के उल्टी करके निकालने का। बोले करेगा? हाँ करेगा। बोले ऐसे भी कभी ज्यादा हो जाती तो ऑटोमेटिक होती है ना। बोले हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। धोती चालू करता है, 6 महीने के बाद मिलता है, क्यों भाई कैसे हो? फाइन। आजकल क्या सेशन मिशन नहीं याद ही नहीं आती। तो ये होता है, इसीलिए किसी की आदत छुड़वाना है। हम कभी कभी कहते हैं ना ये बहुत चूसी है, उसको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये वो नहीं कहता है, वो उसका एसिड कहता है। यदि हम एसिड नियंत्रित करेंगे तो हमारी आदतें नियंत्रण में आती है, और इसीलिए धोती महत्वपूर्ण बताई गई है। इतनी अच्छी है तो कितनी बार करेंगे? रोज करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एसिड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। पचनाची पहिली पायरी एसिड है। सो वी वांट लिमिटेड एसिड, एंड फॉर लिमिटेड एसिड वी विल डू लिमिटेड धोती। पहले 15 दिन रोज करो, और उसके बाद में 15 दिन के बाद एक बार। रोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसिड हमें जीरो नहीं करना है। कौन नहीं करेगा? जिसको हार्ट अटैक आया था,
जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिसको हर्निया है, ऐसे लोग धोती नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? सवेरे उठते ब्रश करने के बाद 3 ग्लास पानी पियो, आधा घंटा कुछ मत पियो, उनको इससे आधा फायदा हो जाएगा। तो यदि ये धोती नियमित करेंगे तो हमारे आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि और एक बताता है, मुझे उसका डॉक्टरी चश्मे से एक्सप्लेनेशन मालूम नहीं है, लेकिन धोती करने से हमारे जो घुटने का दर्द है वो कम हो जाता है। मेडिकल साइंस से मुझे उसका ये मालूम नहीं, लेकिन गुरुजी कहते थे कि ये जो एसिड है, वे एसिड जब जॉइंट में जाता है तो उसका कैल्शियम फॉर्मेशन होता है और क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से जो स्नायु हो स्टिफ हो जाते हैं, इसलिए जॉइंट दर्द होता है। लेकिन धोती करेंगे तो एसिड कम हो जाएगा, तो जॉइंट में जाने का सवाल ही नहीं आता है। तो ये फायदे हमें धोती करने से होते हैं। अगली क्रिया है कपालभाति। इसका आसन आपने देखा होगा, पद्मासन बैठते हैं, वज्रासन बैठते हैं। तो अरे मुझे तो नहीं आता है, तो सुखासन में बैठो। सुखासन में बैठने के लिए आता है, कुर्सी में बैठ के करो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ऐसा ही बैठना चाहिए। हाँ, इसे कैसे करेंगे देखेंगे हम। इसको ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं, कपालभाति। दोनों नासिका की बताते हैं। रेचक, पूरा सांस छोड़ो, थोड़ा भरो, चालू करो। विश्राम। 1 मिनट में 50-60 आपकी क्षमता के अनुसार करना है। ये साधना है, कसरत नहीं है। जब कसरत करते हैं तो हम बोलते हैं टारगेट रहता है 25 किलो वजन उठाने का है, 50 किलो वजन उठाने का है, या दंड बैठक निकालने तो 50 निकालने के, 100 निकालने के। फिर वो क्या करता है, उसको सहता नहीं, फिर वो करके करता है, तो वो कसरत है, ये साधना है। यदि आपको शुरुआत करेंगे, समझो 10 बार के बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे दम लगता है, डर लगता है, 10 बार ही करो, लेकिन 1 महीने के बाद आपको 50 तक आ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी साधना बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो ये क्षमता के अनुसार करना है। और एक बार देखेंगे, करेंगे कपालभाति। सावधान, रेचक, चालू करो। विश्राम, ये इसको कपालभाति कहते हैं। दूसरी एक क्रिया है, तो तीनों बता देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। दूसरी है उज्जयी। उज्जयी मतलब घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास, फ्रिक्शन ब्रीदिंग। कैसे करते देखेंगे। सावधान, रेचक, सांस छोड़ो, करो। विश्राम, इसको फ्रिक्शन ब्रीदिंग या उज्जयी कहते हैं। अभी हम इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी अपने कपालभाति देखिए, सांस भरा, छोड़ा, क्या हुआ, सांस वायुकोश तक आया, वापस गया, आया, वापस गया। ये पूरा मार्ग साफ सुथरा होगा, इसमें जो कचरा अटका होगा बाहर फेंका जाएगा। मार्ग पूरा साफ सुथरा होगा। तो जो केश सदृश अवयव में बताया था आपको, सीलिया, उसमें जो धूली के कण अटके होंगे बाहर फेंके गए हैं, तो सीलिया फ्री हो जाएंगे, फिर दिन भर से अच्छी तरह से काम करेंगे। मार्ग पूरा साफ सुथरा होने से हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। सांस भरा, छोड़ा, धूली के कण बाहर फेंके गए। बीमारी किस वजह से होती है, रोग जंतु की वजह से होती है ना। रोग जंतु कहाँ पे रहते हैं, धूली के कण में रहते हैं। यदि हम सांस भरते छोड़ते धूली के कण बाहर फेंके गए तो उसके साथ रोग जंतु भी बाहर फेंके जाएंगे। यदि रोग जंतु बाहर फेंके गए तो यहाँ रहेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं तो हमें इस मार्ग में कहीं पे भी बीमारी होने की आशंका नहीं रहेगी। तो ये फायदा हमें कपालभाति करने से होता है। समझो बाई चांस कुछ रोग जंतु चिपक के रह गए तो उनको बढ़ने के लिए पोषक वातावरण चाहिए। व्हाट इज द फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मच्छर कहाँ पे बढ़ते हैं, घर के सामने आप साफ सफाई करते वहां पे रहते हैं क्या, नहीं, पिछवाड़े में जहाँ पे ड्रेनेज पाइप फूटा वहां पे। उसी प्रकार यहाँ पे धूली के कण और पानी, इसका मिक्सचर, ये पोषक वातावरण है। अभी हम कपालभाति करते हैं, धूली के कण बाहर फेंके गए, मतलब 1 नंबर आइटम कम हो गया। दूसरा आइटम था पानी। 24 घंटे में यहाँ पे 1 लीटर पानी तैयार होता, मैं बताया था। हम कपालभाति उज्जयी करते हैं तो ऊर्जा निर्मित होती है। ऊर्जा निर्मित होने से जो ज्यादा बचा हुआ पानी है उसका इवेपोरेशन होता है, बाष्पीभवन हो जाता है। यदि बाष्पीभवन हो गया तो पानी नहीं रहेगा, 2 नंबर आइटम नहीं रहेगा, फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, पोषक वातावरण नहीं रहेगा, रोग जंतु नहीं बढ़ेंगे।
तो ये फायदा हमें कपालभाति करने से होता है। और 4-5 फायदे एक महत्वपूर्ण बताता हूँ। डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक में हड्डी बढ़ती है, क्या होता है, सांस अटकता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी यदि हम कपालभाति करेंगे, इतने बार स्ट्रोक करेंगे तो ये हड्डी जीत जाती है और हमें डीएनएस या डेविएटेड नेजल सेप्टम या नाक में हड्डी बढ़ी, उसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतने सारे फायदे एक कपालभाति करने से मिलते हैं। इसके 3 सेट करेंगे तो 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट के कपालभाति में हमारा पूरा ये श्वसन मार्ग क्लियर हो सकता है। दूसरी क्रिया है उज्जयी। उज्जयी करने से क्या होता है, फ्रिक्शन ब्रीदिंग से अभी जो सादी कपालभाति की उससे जो धूली के कण बाहर फेंके गए, कभी कभी हम क्या कहते हैं, अरे उसको खांसी हुई है, वो कफ बहुत जाड़ा है, निकलता ही नहीं है बाहर। क्यों? क्योंकि इट हैज बिकम थिक एंड इट इज बिगर देन द साइज ऑफ द इनसाइड ब्रोंकस। यदि हम कप उज्जयी करेंगे तो ऊर्जा निर्मित होती है, हीट जनरेशन होता है। बिकॉज ऑफ द हीट जनरेशन जो थिक कप है पिघल जाता है, पतला होता है, पतला होने से आसानी से बाहर निकलता है। यदि आसानी से बाहर निकल गया तो वायु कोश खुलते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ती है और हमें तकलीफ नहीं होती है। तो ये फायदा हमें उज्जयी करने से होता है। कपालभाति उज्जयी जो क्रिया करते हैं तभी हम कहते हैं कि आंख बंद करके सांस के ऊपर ध्यान दो। यदि हम आंख बंद करके सांस के ऊपर ध्यान देंगे तो बाह्य विचार कम हो जाते हैं। बाह्य विचार कम हो गए तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आता है और फिर हार्ट अटैक कभी भी नहीं आएगा। अभी बच्चा दमा, अस्थमा, अस्थमा का पेशेंट उस कोने में बैठा होगा तो हम यहाँ से पहचानते हैं उसको दमा है। दूर से पहचानते, कैसे पहचानते, वो सांस भरता है तो ऐसा आवाज आता है। ऐसा आवाज क्यों आता है, ये सांस नलिका का नॉर्मल छेद इतना बड़ा चाहिए, लेकिन दमे के पेशेंट में सूजन आने की वजह से इतना छोटा हो गया। अभी जब वो सांस भरता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये छोटे दरवाजे से हवा अंदर चली जाती है, लेकिन जब वो सांस छोड़ता है तो उस हवा को प्रेशर नहीं रहता है और छोटे दरवाजे से बाहर आने के लिए उसको झगड़ना पड़ता है, इसलिए सू ऐसा आवाज आता है। यदि वो रोज उज्जयी करेगा तो ये सूजन निकल जाएगी और फिर उसको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर की हैसियत से मैंने इसका अभ्यास किया है। पल्स ऑक्सीमीटर नामक एक मशीन रहता है जो हम ऑपरेशन के समय पेशेंट की उंगली को लगा के रखते हैं और ऑक्सीजन लेवल मेजर करते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 100% होती है। मैं 300 लोगों की मेजर की, जो नॉर्मल थे उनके 97-98 थी। 3 महीने की योग के अभ्यास के बाद में 100% हो गई। जो हार्ट अटैक के पेशेंट है जिनके 95-96 थे, 3 महीने के बाद 98 हो गई। जो अस्थमा के पेशेंट है जिनकी 85% थी, 3 महीने के बाद 96% हो गई। ये जो 11% राइज है ऑक्सीजन लेवल में, वही हमें स्वास्थ्य देता है। हमारे शरीर के सभी इंद्रियों को पेट्रोल क्या है, जो दाल चावल रोटी खाते हो है क्या, नहीं, 100% ऑक्सीजन। और 100% ऑक्सीजन कहां से मिलता है, अच्छी तरह से सांस भरने से। और इसीलिए उज्जयी और कपालभाति का महत्व अनन्य साधारण है। अगली क्रिया है अग्निसार और उड़ियान। अग्निसार, अभी हमने श्वसन की मरम्मत की, फिर एसिडिटी कंट्रोल में लाई, फिर अतड़ियों का हमें अभ्यास करना है, पेट की मरम्मत करना है, इसको कहते हैं अग्निसार। अभी अग्निसार कैसे करते देखेंगे। पूरा सांस छोड़ना है और फिर श्वास रहित अवस्था में पेट को हपके लगाना है। विश्राम। जब ऐसा लगेगा अभी बिना श्वास का मैं नहीं रह सकता हूं, पेट ढीला छोड़ो और फिर सांस भरो। कितनी बार हपके लगाएंगे, हमने पूछा था हमारे गुरुजी को, उन्होंने बोला 100 बार हपके लगाएंगे तो आप 100 साल जिएंगे। अभी कितने साल जीने के आपको तय करो, उतने ज्यादा हपके लगाओ। फिर से एक बार देखेंगे, सावधान रहित, जब पूरा सांस छोड़ो और श्वास रहित अवस्था में पेट को हपके लगाना है। नहीं, आई डोंट टेक इट। नहीं, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, ऐसा भी नहीं चाहते कभी। विश्राम, इसको कहते हैं अग्निसार। अभी हमने पेट को हिलाया, मरम्मत की। अभी अगली क्रिया है उड़ियान। उड़ियान मतलब पेट को अंदर खींचना है। कैसे करते देखेंगे, सावधान रेचक, पूरा सांस छोड़ो, उड़ियान। पेट का गड्ढा बनाने का इस प्रकार। अभी इतना आएगा तो फिर कुछ भी खाए तो चलेगा ना, बटाटा समोसा कुछ भी खाएगा तो पचन हो जाएगा,
विश्राम। ये श्वास रहित अवस्था में किया है, ध्यान में रखो, नहीं तो बोले श्वास के साथ करेंगे तो फिर अपन नॉर्मल श्वास के जो पेट हिलता है वही होएगा, वैसा नहीं है। हाँ? फिर से एक बार देखो, सावधान, रेचक, पूरा सांस छोड़ो, उड़ियान। जब ऐसा लगेगा अभी श्वास रहित नहीं रह सकता हूं, पेट को ढीला छोड़ेगा और फिर सांस भरेगा। धन्यवाद। ये हो अग्निसार और उड़ियान। अभी इससे कैसे फायदे होते देखेंगे हम। अग्निसार किया, पेट को हिला, आतड़ी हिल गई, पर्दा हिल गया, पर्दा हिल गया तो जो चर्बी थी पिघल गई। यदि चर्बी पिघल गई तो आतड़ियों को जगह कम लगेगी। जब हमको दौड़ के बस पकड़ना है तो हमें ज्यादा सांस भरना है। ज्यादा सांस भरना है तो ये पर्दा नीचे जाएगा, डायफ्राम, तभी हम ज्यादा सांस भर सकेंगे। यहाँ पे पहले से हाउसफुल है तो ये पर्दा नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यदि हम अग्निसार करेंगे, कपालभाति करेंगे, चर्बी पिघल गई तो आतड़ियों को जगह कम लगेगी। आतड़ियों को जगह कम लगेगी तो पर्दा ज्यादा मात्रा में नीचे जा सकेगा। ज्यादा नीचे गया तो हम ज्यादा सांस भर सकेंगे, हमें दम नहीं लगेगा। ये फायदा हमें अग्निसार करने से होता है। और क्या फायदा है? यहाँ पे स्वादुपिंड है, पैंक्रियाज है। अग्निसार करने से उसको कार्बोनित किया जाता है, इंसुलिन साइडन से तैयार होता है, हमें डायबिटीज नहीं होता है, मधुमेह नहीं होता है। तो ये फायदा हमें अग्निसार करने से होता है। अभी हम खाना खाया, पचन हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टॉयलेट साफ नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, आज कुछ पेट साफ नहीं हुआ। लेकिन अग्निसार करेंगे तो जो अटका हुआ मल है उसको आगे ढकेला जाता है, हमें बद्धकोष्ठता नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। हमारे शरीर में कितना खून है? शरीर में 5 लीटर, हमारे शरीर में कितना खून है? 5 लीटर खून है। ये 5 लीटर खून उसको हर मिनट को शुद्धिकरण के लिए इस मार्ग से हृदय की तरफ आना है। अभी हम ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो पैर की तरफ जो अशुद्ध रक्त है वो वहीं पे जमा होता है और हमें थकान महसूस होती है। हम कहते हैं कभी कभी, अरे 4 घंटा क्यू में खड़ा था, मैं थक गया, अभी बैठ जाता हूँ। अग्निसार करेंगे तो क्या होगा? पेट को अंदर लिया, यहाँ पे प्रेशर आ गया, ये खून ऊपर फेंका जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आएगा। नेगेटिव प्रेशर आने से नीचे का खून सब के ऊपर आएगा। अगले हफ्ते को ये खून यहाँ पे आएगा, ये खून यहाँ पे आएगा और ये पंप के जैसा काम करेगा। पैर की तरफ जो अशुद्ध रक्त है उसको हृदय की तरफ लेने के जाने के लिए मदद करेगा। तो ये फायदा हमें अग्निसार उद्यान करने से होता है। महिला के जो मासिक के प्रॉब्लम, यहाँ पे 2 ओवरीज होते हैं, उनको भी कार्यान्वित किया जाता है और मासिक के प्रॉब्लम कम होने के लिए मदद होती है। कहाँ पे देखा है इसको? हॉरर पिक्चर में देखा होगा ना, या टीवी लेट नाइट सीरियल में ऐसा टंगा हुआ दिखाते, या स्कूल में साइंस लैबोरेटरी में देखा होगा, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है, काटेगा तो नीचे गिरेगा। यही स्केलेटन हमारे सबके शरीर में है। मैं मेरा हाथ ऐसा ऊपर रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसके आजू बाजू स्नायु सही ढंग से काम करते हैं। वो नहीं करेंगे तो मेरा हाथ फट से नीचे आ जाएगा। तो ये स्नायु का अच्छा रखने के लिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं। खिंचाव, दबाव, तनाव, इसका तत्व इस्तेमाल करते हैं, स्नायु का अच्छा रखते हैं, स्नायु का टोन अच्छा होता है और हमें तकलीफ नहीं होती है। यदि हम चलते हैं 5-6 किलोमीटर के बाद क्या बोलते हैं? अभी थक गया, पिंडरी में गोला आ गया, बैठ जाते हैं। 10 मिनट बैठने के बाद फिर हम बोलते हैं हाँ चलो अभी चल सकता हूँ। ऐसा क्यों होता है? जब हम चलते हैं तो स्नायु में लैक्टिक एसिड तैयार होता है। लैक्टिक एसिड इज द वेस्ट प्रोडक्ट। वो वही जमा होने की वजह से हमारे पिंडे में गोला आ जाता है, हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अशुद्ध रक्त वाहिनी के जरिए आहिस्ते आहिस्ते वॉश आउट हो जाता है, उसकी लेवल कम हो गई तो हम बोलते चलो अब मैं चल सकता हूँ। तो यदि हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो सभी स्नायु में शुद्ध अशुद्ध रक्त वाहिनी का जल सही ढंग से काम करेगा। हम कितना भी चले, कितना भी लैक्टिक एसिड तैयार होने दो, वो तुरंत वॉश आउट हो जाएगा और हमें थकान महसूस नहीं होगी। और फिर कुछ आसन हमारे शरीर के कुछ इंद्रियों को ठीक करने के लिए बताए गए हैं। इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे सभी इंद्रिय सही ढंग से काम करते हैं। शवासन, आसनों के बाद शवासन का अभ्यास करेंगे तो शरीर के सभी स्नायु शिथिल होते हैं, पर्टिकुलरली हृदय की कोरोनरी आर्टरी। यदि कोरोनरी आर्टरी के स्नायु शिथिल हो गए तो उसका डायमीटर बढ़ता है। 10 मिनट के शवासन से उसमें से ज्यादा खून जाएगा और हमें थकान महसूस नहीं होगी, फ्रेश लगेगा। त्राटक करने से आंखों का नंबर कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। ये वज्रासन है। वज्रासन ये खाना खाने के बाद 10 मिनट करने के लिए हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि खाने के बाद हमारे आंतड़ियों का अन्न पचन करने का है।
उसको ज्यादा खून की जरूरी है। वो कैसी पूरी होगी? तो हमारी जो पिंडरी है, दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पे ज्यादा खून जमा रहता है। वज्रासन में बैठने की वजह से इसके ऊपर प्रेशर आता है, खून डाइवर्ट होकर अतरे की तरफ जाता है, हमारा पाचन सुलभ होता है। इसीलिए खाना खाने के बाद 15 मिनट यदि हम वज्रासन में बैठेंगे तो हमारा पाचन अच्छा होता है। अभी हमने आसनों का अभ्यास किया, शुद्धि क्रिया का अभ्यास देखा, इतना ही काफी है क्या? हम कई बार पूछते क्या व्हाट यू डू फॉर हेल्थ, बोलता आई डू योगा। क्या करते हो? 4-5 आसन करके बताता है। आसन मतलब योग है क्या? आसन मतलब योग होता तो जो सर्कस फोटो एक्रोबैटिक्स है, दे वुड हैव बीन योगीज, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मन का अभ्यास नहीं है। और मन का अभ्यास करने के लिए ओमकार और गायत्री दिया है। गायत्री द वे यू थिंक टू बिकम, जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। किसी को मैंने कहा क्या तुम अमिताभ बच्चन के जैसे दिखते हो, तुरंत तो खड़ा जाएगा, उसको लगेगा मैं अमिताभ बच्चन हो गया, अमिताभ बच्चन के डायलॉग मारेगा। उसी प्रकार यदि हम सूर्यदेव की प्रार्थना करेंगे, कहेंगे सूर्यदेव मुझे तेरे जैसा तेज मिले, मेरी बुद्धि तेरी जैसी प्रगल्भ हो, तो ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है, वैसे हम बनते हैं। इसमें जात पात का धर्म का संबंध नहीं है, ये तेज की उपासना है। ओंकार ये मन शांत करने के लिए, मन विचार रहित करने के लिए दिया है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे मेरा लेक्चर सुन रहे, कोई छुपके से घड़ी में कितने बजे देख रहा होगा, सोचता होगा इनका लेक्चर कब खत्म होगा, हमको जाने का है, मेरी लास्ट बस तो 5 बजे है, इनका कब खत्म होता मालूम नहीं है। कोई सोचता होगा मुझे जाते आते मार्केट में जाने का है, तरकारी लेने का है, कुछ काम करने का है, किसी दोस्त को मिलने का है। और कोई सोचता होगा हमको सबको मैडम ने इधर बुला के बिठा दिया, ऑफिस का काम कौन करेगा, है? फिर यह लेक्चर खत्म होने के बाद फिर काम करते बैठना पड़ेगा, तो घर जाने को लेट हो जाएगा। ऐसे अलग अलग विचार आपके मन में आते होंगे, आते हैं कि नहीं? नहीं तो आप झूठ बोलते हो। क्योंकि विचारों की स्पीड प्रकाश से भी ज्यादा है। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। मैं कहने तक कितना प्रकाश दूर चले गया, उससे भी ज्यादा विचारों की स्पीड है। इसलिए वो कॉर्नर का सोच रहा है इतना सब बताए, उसके बजाय एक लाइन में बताना और कितना टाइम लेंगे, 10 मिनट लेंगे, डोंट वरी। तो आप कुछ न कुछ सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। अभी सोचने के बारे में थोड़ा सोचेंगे। शास्त्र कहता है कि 6 सेकंड से ज्यादा हम मन विचार रहित नहीं कर सकते। दिन में 16 घंटे जाग रहे तो 10% मतलब 1.5 घंटा हम मन विचार रहित कर सकते, नहीं तो हम कुछ न कुछ सोचते रहते। क्या सोचते हैं? कल का सोचते हैं या आने वाले कल का सोचते हैं। और जब सोचते हैं तो प्रॉब्लम होते हैं। जब सोचते हैं तो क्या होता है? जब मन विचार रहित करते हैं तो अल्फा वेव जनरेट होती है, हृदय का कार्डियोग्राम निकालते हैं, उसी प्रकार ब्रेन का एंसेफेलोग्राम निकाला गया, तो भी देखा गया कि मन विचार रहित करते तो अल्फा वेव तैयार होती है, नाड़ी संत रहती, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हार्ट रेट नॉर्मल रहता है। और जब हम सोचते हैं ज्यादा या गुस्से में आते तो क्या होता है? आप देखा होगा कोई गुस्से में आ गया तो हाथ थर-थर कांपते, उसके मुंह से बराबर नहीं निकलते बात। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ता है, पल्स बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। और ये हमेशा हमेशा होने लगा तो सर के ऊपर ब्लड प्रेशर का टप्पा लगता है, हार्ट अटैक मिलने को आता है। इसीलिए यदि हम मन शांत कर सके तो ये सब बीमारी कम होते हैं। और मन शांत करने के लिए ओंकार का ध्यान दिया है। जब ओंकार करते हैं तो मन शांत होते हैं, अल्फा वेव तैयार होती है, भीति सदृश वातावरण का सामना करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। बिलीफ सिस्टम कार्यान्वित होती है, हीलिंग सिस्टम को चालना मिलती है। मतलब हमारे शरीर की अंतर्गत यंत्रणा इस प्रकार काम करती है कि हम किसी भी बीमारी का सामना बिना दवाइयों के कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मन विचार रहित करना चाहिए। इसीलिए ओंकार गायत्री दिया है। अब ये 2 सिस्टम क्या है, हीलिंग और बिलीफ। समझो आप कभी बीमार हो गए तो आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाते होंगे हमेशा के। समझो गाँव गए होंगे तो आप क्या करते हैं? मजबूरन बाजू के डॉक्टर के पास जाते, दवा लेते। लेकिन आप उतने खुश नहीं रहते, 4-5 दिन दवा लेते, 5वें दिन उस रास्ते से जाते, आपके फैमिली डॉक्टर गांव से आए दिखते, आप हंसते हंसते उनके दवाखाने जाते, डॉक्टर साहब नमस्कार, अच्छा हो गया आप गांव से आ गए। मतलब क्यों भाई क्या हो गया? 4-5 दिन से बीमार था, आप नहीं थे ना, वो बाजू वाले से दवा लिया, इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, अभी आप आ गए ना, मैं अच्छा हो जाऊंगा। ये जो विश्वास है, दिस इज बिलीफ सिस्टम। और इसको जागरूक करने के लिए ओंकार गायत्री दिया। मुझे और एक चीज याद आती है, हम फर्स्ट MBBS में पढ़ते थे, तभी डिसेक्शन करते थे,
मुन्ना भाई MBBS देखा होगा ना सब लोगों ने, वो बोलता है ना उसमें डेड बॉडी डिसेक्शन के लिए लेके आ जाओ। तो हम फर्स्ट MBBS में डिसेक्शन करते थे, शरीर का हर हिस्सा हमने डिसेक्शन करके देखा है। यदि आप पूछेंगे हार्ट किधर है तो मैं बताएगा, देखिए हार्ट यहाँ पे, किडनी की तरह किडनी यहाँ पे, ब्रेन की तरह ब्रेन यहाँ पे। आप पूछेंगे मन किधर है, गए 35 साल से रोज किधर न किधर काटते रहता हूँ, ऑपरेशन करते रहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मन दिखाई नहीं दिया। मन किधर है मालूम नहीं, इसलिए उसका इलाज मालूम नहीं। इसलिए सही कहा गया, बिहाइंड एवरी डिसीज देयर इज ए कॉज एंड नो ड्रग कैन रीच दैट कॉज। हर बीमारी के पीछे कोई तो कारण होता है और कोई भी दवा वहां तक पहुंच नहीं सकती। वो क्या है? वो मन है। ऐसे मन को सेटरेट करने के लिए सबसे अच्छा कोई मार्ग होगा तो योग का मार्ग है, और इसीलिए ये अभ्यास करो। ये जो दो सिस्टम बताया मैंने हीलिंग, ये ऑटोमेटिक कार्यान्वित होते यदि हम योग का अभ्यास करते हैं। हम कई बार किसी पेशेंट को मिलने के लिए जाते हैं, चाय पानी सब हो गया, निकलते टाइम क्या बोलते हैं? अरे तू फिक्र मत कर, अच्छा होने वाला है, तू मन खंबीर कर। मन खंबीर कर मतलब क्या? बुरे विचार मन में मत आने दे। अभी वो उसको चेस्ट पेन हुआ था, एडमिट हुआ था, डिस्चार्ज होकर घर बैठा था, फिर वो सोचता है मुझे चेस्ट पेन हुआ, वो बाजू वाले को भी गए साल चेस्ट पेन हुआ था, उसका उम्र 48 था और वो 8 दिन के बाद मर गया, मेरा क्या होगा? ये बुरा थॉट है, बुरा विचार है। तो बुरे विचार नहीं आने का मतलब मन खंबीर करना, और ये मन खंबीर करने का काम योग के जरिए हम कर सकते हैं, ओंकार करने से कर सकते हैं। और इसीलिए इस अभ्यास का महत्व ज्यादा है। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी हार्ट स्पेशलिस्ट की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में हार्ट अटैक का प्रमाण 6 गुना बढ़ेगा, नागरिक इलाकों में 3 गुना बढ़ेगा, सावधान। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 15 साल पहले एक अहवाल दिया था। उन्होंने कहा था 20 साल के बाद मतलब 2015 और 20 के समय ऐसा समय आने वाला है कि 25-30 उम्र के लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक इसकी वजह से मरेंगे, सावधान। क्या करने का वो नहीं बताया। 20 साल के बाद क्या होने वाला ये बताने वाला मॉडर्न साइंस ज्यादा प्रगत है क्या? 400 साल पहले, 400 साल के बाद क्या होने वाला ये बताने वाला योग शास्त्र ज्यादा प्रगत है। इसके बारे में सोचो, क्योंकि योग अभ्यासकों ने 400 साल पहले लिख के रखा था। वो कभी सूरदास का दोहा मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कहा था, रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। मिलेगा जो हम खाना खाए वो पचन होके उसका सही ढंग से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट तैयार होगा तो सेल तक जाएगा। लेकिन हमारा पचन बिगड़ा हुआ है, हम कितना ही खाए लेकिन पचन सही नहीं होता है, तो फिर ग्लूकोज बराबर तैयार नहीं होगा, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं तैयार होगा, फिर उसको ऊर्जा बराबर नहीं मिलेगी, फिर वो गलत काम करेगा। तो ये लेवल पे हम काम कर रहे हैं कि कहाँ योग का वहां पे असर हो सकता है। यहाँ पे देख लिया हमने, ओंकार गायत्री करते, बाकी क्रिया करते तो मन शांत होता है, मेंदु सही ढंग से काम करते तो बराबर ऑर्डर देगा, तो सही ढंग से काम करेगा। ये सब पता है वापस मैंने, ये नॉर्मल है, ये एक्चुअल पेशी का पिक्चर लिया है। एक पेशी जब डिवाइड होती है तो 2 सिमिलर पेशी तैयार होती है, इसलिए इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा आपने, ये पेशी जब डिवाइड हो गई तो ये गलत पेशी तैयार हो गई, और ये गलत पेशी का जो कलेक्शन है उसको ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो ये कैंसर सेल क्यों हो गए, ये सेल यहाँ से जब डिवाइड होता था ऐसा क्यों हुआ, उसका अभ्यास हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कैंसर के पेशेंट को मैं योग का अभ्यास भी दे रहा हूँ। अभी जिनको कैंसर हुआ है, जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लेते हैं या उनका इलाज पूरा हो गया है, ऐसे पेशेंट को मैं योगा का अभ्यास देता हूँ। और उनको ये भी बताता हूँ कि तुम्हारी दवाई बंद नहीं करोगे, इलाज बंद नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि योग से कैंसर अच्छा होता है, लेकिन योग से उसको राहत मिलती है। इट इज एडजुवेंट थेरेपी, उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो सकते हैं, और उस हिसाब से हम ये अभ्यास कर रहे हैं। आगे चल के समझो 5-10 साल में, अभी कैंसर के पेशेंट को एक डर क्या रहता है, वापस वैसी गांठ तैयार होती है क्या, डर रहता है ना। समझो ये सेल सही ढंग से काम करने लगे अपने योग के अभ्यास से, तो नए जो कैंसर सेल है वो बनेंगे नहीं, तो तुमको डर नहीं रहेगा कि वापस मुझे कैंसर होता है क्या। तो यदि ये अभ्यास करते रहे और 5-10 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि एक 4 पेशेंट को मैंने अभ्यास दिया और उनको वापस कैंसर नहीं हुआ, वापस किधर गांठ नहीं आई,
मतलब क्या कि योग से उनको फायदा हो गया। तो ये अभ्यास हम कर रहे हैं। तो लेक्चर के आखिर में ये आपको बता रहे, जिन लोगों को कैंसर का इलाज लिया है, आपका इलाज चालू रखो, साथ ही साथ हम आपको योगा सिखाएंगे। वो योग आप रोज घर में करना है, और यदि आप रोज करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते आपको बताएंगे, अरे मुझे आजकल अभी अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है, मुझे उतना थकान महसूस नहीं होती है। कीमोथेरेपी गए टाइम लिया था, लेकिन बाहर गए थे, मुझे थकान महसूस होती थी, एकदम दुबला महसूस होता था, लेकिन ये टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये अपना योगा का असर होगा। तो ये अभ्यास अपने करना है। तो जिन लोगों की तैयारी है उनके बारे में अपन मैडम के पास नाम देंगे, तो फिर उनके साथ मैं अलग बात करूंगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे आ सकते हैं, कितना दिन आ सकते हैं हफ्ते में, फिर उस हिसाब से अपन वर्ग चालू करने का सोच सकते हैं। फिर हार्ट अटैक, इसके बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। तो अच्छे, अभी हार्ट अटैक के बारे में एक बताता हूँ। लोग कहते हैं ब्लॉकेजेस गए कैसे, सच में जाते हैं क्या? तो ये हार्ट को जो खून का सप्लाई करती है, ये इतनी तादाद में वेसल्स आर्टरीज रहते हैं। अभी समझो ये आर्टरी में ब्लॉक हो गया, तो ये जो आर्टरी है ये इसका काम टेक ओवर करती है और ये बड़ी हो जाती है। और फिर अगले एंजियोग्राफी में जब हम देखते हैं तो ये दिखती नहीं, क्योंकि पूरी ब्लॉक हो गई, लेकिन ये उसने इसका काम ले लिया, इसलिए बड़ी हो गई, इसलिए वहां से पूरा खून का प्रवाह जाता है और वो पेशेंट को अच्छा लगता है। तो ये अभ्यास हमने देखा कि अरे आप बोलते हैं कि योग से ब्लॉकेज जाते हैं क्या? तो ब्लॉकेजेस जाते हैं और ये जो कोलैटरल सर्कुलेशन है वो ओपन होने के लिए मदद होती है। तो इसी प्रकार ये अभ्यास महत्वपूर्ण है, और ये अभ्यास करेंगे तो आप सभी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। इसलिए अच्छी आदतें लगाने की कोशिश करो। अच्छा आदत मतलब अच्छी योग की प्रैक्टिस करना। अच्छी आदत क्यों लगाना है? एक बार आदत लग गई तो छूटती नहीं है। तो आदत की ये देखो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैबिट? अरे ये दिसते ही बोलो, HABIT। इसका H निकालो, हैबिट रिमेन्स, मतलब थोड़ी दिन आदत है, गई नहीं। A निकालो, बिट रिमेन्स, मतलब अभी भी उसकी आदत है। B निकालो, इट रिमेन्स, मतलब अभी वो गली में चुपके से जाके सिगरेट पीता है। और कुछ भी करो, हैबिट रिमेन्स, मतलब एक बार आदत लग गई तो वो छूटती नहीं है। इसीलिए अच्छी आदतें लगाने की कोशिश करो, और अच्छी आदतें मतलब अलग अलग योग की क्रिया है। मैं माँ भगवती को प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस मार्ग में चलने के लिए बल और बुद्धि प्रदान करे और स्वास्थ्यपूर्ण आयु दे। हरिओम। थैंक यू डॉक्टर पाठक, आपका लेक्चर बहुत कारामद, बहुत यूजफुल, बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि एक मेडिकल लेक्चर में आपने ह्यूमर की चाशनी और मिठास मिला दी थी, इसलिए वो दिलचस्प भी रहा। मैं चाहती हूँ कि एक बार जोर से